नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल बातें कानून की में। साथियों, बातें कानून चैनल पे हम लोग जो है लॉ के रिलेटेड जो भी प्रोविजन होते हैं उनको आसान भाषाओं में समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि देखिए, हमारी जो पीडीएफ रहती है वो इंग्लिश में रहती है, क्योंकि लॉ के जो लैंग्वेज होते हैं वो पीडीएफ को पूरा हिंदी में रखा जाएगा तो वो हम लोग मतलब कि लॉ की लैंग्वेज ऐसी है कि आप उसको हिंदी में पढ़ना थोड़ा कठिन है। ऐसा नहीं कि इजी नहीं है, इजी है, बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ने समझने में। लेकिन आप समझ जाएंगे तो उसको आप हिंदी इंग्लिश कैसे भी समझ के लिख सकते हैं, वो आपके अलग मैटर है। ठीक है, तो आज हम लोग अभी जो यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला है, 14-15 मार्च जो इसकी डेट आ चुकी है, उसमें जो बीएनएस और बीएनएसएस, ये दो हमारे लॉ के प्रोविजन हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बीएनएस से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रोविजन जो कि हमारे इस भारतीय न्याय संहिता में किए गए हैं और कुछ नए बदलाव जो इसमें आ चुके हैं, इन चीज़ों के बारे में चर्चा करते हुए बहुत ही कम समय में इसके इम्पोर्टेंट प्रोविजन को हम लोग डिस्कस करेंगे और सेक्शन को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ये वीडियो में हम कंप्लीट बीएनएस को कवर करने वाले हैं और देखिए, हर सेक्शन को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसकी जो भी मार्जिनल नोट्स हैं उनको हम लोग कंसिडर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि अगर इस वीडियो को आप 3-4 बार सुनेंगे तो आपको जो भी सेक्शंस वगैरह से संबंधित क्वेश्चन आएगा या जो इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन जो भी आएंगे, इतने से आपका काम हो जाएगा। वैसे भी आपको यूपीएसआई के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग से क्वेश्चन मेंस वगैरह, जैसे अगर आप यूपी एपीओ या यूपी पीसीएसजे वगैरह की जब तैयारी करते हैं उसमें बहुत डिटेल से क्वेश्चंस आते हैं, तो उतना उस लेवल का हम लोग को नहीं देखना है। इसमें हम लोग को अपने यूपीएसआई एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन देखना है। तो इसी में कंटिन्यूस में आगे बढ़ते हुए हम लोग इस वीडियो में भारतीय न्याय संहिता को कवर करने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि कम समय में हम लोग इसको कवर करें। बाकी वीडियो थोड़ा लॉन्ग भी होगा तो इसको आप लोग सब्र से देखेंगे। बाकी सारी चीज़ें आपको आज इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। और आज अगर आप एक इस वीडियो को वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से आपका एक चाहे पूरा जो ये बीएनएस है वो कवर हो जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका सेक्शन 1। सेक्शन किसी भी जो जो भी कानून आते हैं, जो भी लॉ बनते हैं, बने होते हैं, जनरली जो उसका सेक्शन होता है 1 होता है, उसका शॉर्ट टाइटल और उस कमेंसमेंट वगैरह के बारे में ही बात करता है। उसी तरीके से बीएनएस का भी जो सेक्शन 1 है, हम लोग देखें इसका, तो इसका जो सेक्शन 1 है वो मेनली फोकस करता है कि शॉर्ट टाइटल एंड द एप्लीकेशन की बात करता है कि ये भारतीय न्याय संहिता जो है इसका शॉर्ट टाइटल क्या है और ये कहाँ कहाँ पे मतलब अप्लाई होगा। तो अगर हम लोग बात करें, शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है कि जो हमारी भारतीय जो बीएनएस है, जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीएनएस बोलते हैं, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये कब लागू होगा? तो इसमें लिखा गया था कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट डेट नोटिफाई करेगी तब ये लागू होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डेट इसकी जो है नोटिफाई कर दी गई थी, तो वो 1 जुलाई 2024 से अब ये लागू भी हो चुकी है। ठीक है, तो ये भी आपको पता है। तो सेक्शन 1 में दो चीज़ें आपको याद, 2-3 चीज़ें जो आपको याद रखनी है। पहला, तो इसका नाम क्या है? तो भारतीय न्याय संहिता 2023 है। और एक चीज़ इसको आप ध्यान रखेंगे कि एक्ट नंबर कौन सा है? तो एक्ट नंबर 45 है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भारतीय न्याय संहिता का एक्ट नंबर कौन सा है? तो एक्ट नंबर 45 है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग बढ़ेंगे तो ये सब पूरे भारत पे लागू होता है, इसको आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, बता दिया हम लोग इसको। और इसका जो सेक्शन 1 जो है, इसका क्लॉज 5 है कि द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शेल आल्सो अप्लाई एनी ऑफेंसेस कमिटेड बाई, मतलब किन किन व्यक्तियों के ऊपर लागू होगा ये? तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड इंडिया, यानी कि भारत का नागरिक, चाहे वो भारत के अंदर कोई क्राइम करे या भारत देश के बाहर अगर वो विदेश में भी कोई क्राइम करता है तो उसके ऊपर भी ये भारतीय न्याय संहिता अपनी लागू होगी। और एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया एनी वेयर इट में भी, इसका मतलब क्या हुआ?
कोई भी नागरिक, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे विदेश का नागरिक हो, अगर वो कोई ऑफेंस करता है किसी भी शिप में या कोई भी डॉकयार्ड या एयरक्राफ्ट जो कि भारत में रजिस्टर, कोई भी फ्लाइट यानी कोई भी मतलब कोई भी जैसे जहाज हो गया या पानी का जहाज हो गया, एयरक्राफ्ट वगैरह हो गया, इनमें अगर कोई ऑफेंस कर रहा है, अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड ऑफेंस है, समझ रहे हैं, अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड है वो जहाज या उस शिप है, तो उस जहाज के अंदर कोई ऑफेंस होता है तो चाहे जो व्यक्ति, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो विदेश का हो, अगर वो ऑफेंस करता है तो उसको भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा, उसका ट्रायल किया जाएगा, यानी उसके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। तीसरी चीज है एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटेड ऑफेंसेस टारगेटिंग अ कंप्यूटर सोर्स लोकेटेड इन इंडिया। एनी पर्सन का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारत का हो चाहे विदेश का हो, ठीक है, ठीक है। अगर वो कोई भी ऐसे प्लेस जो कि भारत के अंदर, मतलब कि अगर कोई विदेशी नागरिक आके भारत में ऑफेंस करता है तो भी वो लायबल होगा, या कोई भी विदेश का ही नागरिक है लेकिन वो भारत के जो भी कंप्यूटर्स वगैरह हैं, इन कंप्यूटर सोर्स हैं जो कि इंडिया में लोकेटेड हैं, इनको टारगेट करके कोई मान लीजिए साइबर क्राइम वगैरह करता है तो वो भी क्या होगा, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कंसिडर किया जाएगा। यानी कि सेक्शन 1 में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। पहली चीज़ कि इसका नाम क्या है, भारतीय न्याय संहिता 2023 इसका नाम है, तेजी तेजी से आप याद रखते हुए चलेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, पूरे भारत में लागू है, सभी व्यक्ति भारत के जो भी नागरिक हैं वो अगर भारत में चाहे ऑफेंस करे चाहे भारत के बाहर जाके ऑफेंस करे, विदेशी नागरिक अगर हो चाहे वो भारत में ऑफेंस करे, या कोई ऐसा रजिस्टर शिप है, कोई हवाई जहाज है जो कि भारत में रजिस्टर है, उसके अंदर कोई ऑफेंस हो रहा है तो वहाँ पे भारतीय न्याय संहिता अप्लाई होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 में कई सारी डिफिनीशन दी गई हैं, तो इन डिफिनीशन में आपको मेन डिफिनीशन याद रखनी है। पहले क्या था, ये नई डिफिनीशन ऐड हुई है जिसका ये क्या है, चाइल्ड। इसका 2 का क्लास 3 में क्या डिफाइन किया गया है, चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब होता है एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18, नहीं 18 साल से कम का कोई भी बच्चा चाइल्ड है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, इसको आपको याद रखनी है। चाइल्ड कहाँ डिफाइन किया गया है, 2 क्लास 3 में। एक आपको याद रखना है काउंटर फीट की परिभाषा कहाँ दी गई है। काउंटर फीट का मतलब क्या होता है कि जैसे नकली किसी चीज़ को नकली जैसे किसी ओरिजिनल चीज़ को आप डुप्लीकेट बना रहे हैं, सेम उसके जैसा दिखने वाला, जिससे लोगों को चीट करने के लिए आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो काउंटर फीटिंग के अंतर्गत आता है, तो वो आप ध्यान रखेंगे, सेक्शन 2 क्लास 4 में है। अगला बात करते हैं तो इसमें है कोर्ट की परिभाषा। कोर्ट का मतलब होता है कोई भी जज या कोई भी जुडिशली काम करने के लिए जो अप्लाई किया गया, चाहे वो अकेले हुआ, बॉडी ऑफ जज है विच इम्पावर टू लॉ टू लिव व्हेन सच जज बॉडी ऑफ जज एक्टिंग जुडिशली, यानी कोई भी जज जो कि आप समझते हैं कोर्ट क्या है कि जहाँ पे जजेस जो है बैठे हो, जजेस का अपॉइंटमेंट होता है और उनको पावर दी गई है कि वो किसी भी मामले को सुन सकते हैं, उनका ट्रायल कर सकते हैं, तो वो सब क्या है, कोर्ट के अंदर कंसिडर होगा। इसमें आपको एक डिफिनेशन याद रखनी है, डॉक्यूमेंट कहाँ डिफाइन किया गया है, तो इसका 2 क्लॉज 8 में डॉक्यूमेंट डिफाइन किया गया है। अगला हम बात करें तो इसमें गुड फेथ, एक और इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन आपको याद रखनी है, गुड फेथ कहाँ डिफाइन किया गया है, तो 2 के क्लॉज 11 में गुड फेथ को डिफाइन किया गया है, ये आप याद रखेंगे। गुड फेथ का मतलब आप समझ ही रहे हैं, गुड फेथ का मतलब कोई चीज़ जो कि बैड इंटेंशन के साथ ना की, नथिंग इज सेड टू बी डन इन बिलीव गुड फेथ विच इज डन बिलीव विदाउट ड्यू, मतलब अगर कोई चीज़ बिना ड्यू केयर और अटेंशन के साथ की गई है तो गुड फेथ नहीं मानी जाएगी। गुड फेथ का मतलब एक इसमें मतलब कोई एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिसमें सद्भावना को बताया गया था कि गुड फेथ का मतलब होता है कि विषय विशेषज्ञ द्वारा किए गए कार्य को ही हम लोग गुड फेथ के अंदर कंसिडर करते हैं, तो गुड फेथ आपको याद रखना है, 2 क्लास 11 में है। अगर हम बात करें इंजरी की, तो इंजरी कहाँ है, 2 क्लास 14 में इंजरी है। इंजरी का मतलब होता है किसी भी तरह की इंजरी, चाहे वो माइंड की हो चाहे बॉडी की हो चाहे रेपुटेशन की हो चाहे प्रॉपर्टी की हो, किसी भी तरह की क्षति वो इंजरी के अंदर आती है, 2 क्लास 14 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। अगर और इसमें कई सारी डिफिनेशन हैं, इनको अगर ये डिफिनेशन क्लास तो आप देख ही लीजिएगा, बाकी हम मेन आपको बता दे रहे हैं क्योंकि हम आज इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा डिटेल से कवर नहीं करेंगे, हम इसमें आपको वो चीज़ें बता रहे हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगला है हमारा 2 क्लास 24, ये बात करता है ऑफेंस के डिफिनेशन के बारे में। ऑफेंस का मतलब क्या होता है, ऑफेंस होते हैं जो विधि विरुद्ध कार्य जो होते हैं वो ऑफेंस होते हैं। ऑफेंस
कार्य को करके भी हो सकते हैं, कार्य को ना कर। अगर विधि किसी चीज को करने के लिए कह रही है, आप उस कार्य को नहीं कर रहे हैं, वो भी ऑफेंस है। विधि किसी चीज को करने के लिए आपको मना कर रहे हैं, फिर भी आप वही कार्य कर रहे हैं, तो भी ऑफेंस है। ठीक है, तो ऑफेंस आप पढ़ लेंगे। और ऑफेंस इस दंड संहिता के अंतर्गत क्या होगा कि ऑफेंस मीन्स थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस संहिता, यानी कि इस संहिता में जो भी चीज पनिशेबल है वो क्या है, ऑफेंस है। तो 2 क्लास 24 में ऑफेंस याद रखेंगे आप। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है 2 क्लास 28 जो बात करती है पब्लिक सर्वेंट के बारे में। पब्लिक सर्वेंट का मतलब होता है पर्सन फॉलिंग अंडर एनी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट की डिफिनेशन आप अच्छे से पढ़ लेनी है। और यहाँ पे जो है वो जो भी मुख्यमंत्री या मंत्री वगैरह होते हैं पब्लिक सर्वेंट डिफिनेशन में आते हैं, लेकिन जो क्या होते हैं कि जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो इस डिफिनेशन से बाहर रखे गए थे। अभी आपने अगर ये केस देखा होगा जो हुआ था, एक कोई सेंगर करके जो मामला हुआ था, रेप केस हुआ था, तो उसको अगर आपने कवर किया होगा तो वो आप जानते हैं कि इसमें एमएलए की डिफिनेशन को लेकर बहुत ही विवाद हुआ था। और वो जो लोअर कोर्ट था उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से एमएलए की डिफिनेशन को निकाला था और उसके बिहाफ पे सेंगर को जो है वो सजा सुनाई थी। हालांकि उसकी सजा बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो है वो रद्द की गई, उसको जमानत दी गई। फिर सुप्रीम कोर्ट मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत को रोक दिया था। तो ये सब मैटर आप जानते हैं। तो इसके लिए पब्लिक सर्वेंट जो है भी विवादों में भी रहा है। तो एग्जाम में जो चीज़ें हैं जो करंटली न्यूज चलती हैं वो ज़्यादा आने की संभावना होती है। 2 क्लास 28 आपको पब्लिक सर्वेंट याद रखना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बाद अब हम लोग इसमें इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है। अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा सेक्शन कौन सा है। सेक्शन 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेक्शन 2 तो हमने देख लिया। 2 का क्लाज जो हमने देख लिया, 2 का क्लाज 24 में ऑफेंस है, 2 के क्लाज 11 में गुड फेथ है, 2 के क्लाज 28 में पब्लिक सर्वेंट है। ये चीज़ें आपको याद है। 2A में एक्ट है। ये सब चीज़ें हमने देख ली, तो उसको आप मोटा मोटा देख लेंगे। बात करते हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 में जनरल एक्सेप्शन की बात की गई है। ठीक है, तो जनरल एक्सेप्शन में आपको याद रखना है कि थ्रू आउट दिस संहिता एवरी डिफिनेशन ऑफ द ऑफेंस, एवरी प्रोविजन, इलस्ट्रेशन, सच डिफिनेशन ऑफ पिनल विजन शैल बी अंडरस्टूड सेक्शन कंटेंट अंडर चैप्टर। यानी कि देखिए सेक्शन 3 जो बात करता है वो कहता है कि आप इस पूरे भी संहिता में जितनी भी धाराएं हैं, जितने भी इलस्ट्रेशन हैं, उन सबको जब आप पढ़ रहे होंगे उन सब को पढ़ते हुए ये जो सेक्शन 3 में जितने भी एक्सेप्शंस दिए गए हैं, जो भी एक्सेप्शंस 3 में दिए गए हैं, ये सब एक्सेप्शन क्या है, अंडरस्टूड रहेंगे। यानी इन एक्सेप्शन को मानते हुए आप उन सबको कंसिडर करेंगे कि वो एक्सेप्शन जो है इसमें इम्प्लाइडली क्या है, जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर आप जैसे कोई भी सेक्शन पढ़ रहे हैं उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन अगर सेक्शन 3 का क्लॉज में कोई चीज़ छूट दी गई है तो उसको आप छूट के दायरे में मानते हुए उस चीज़ को कंसिडर करेंगे, यानी उसको पढ़ेंगे। सेक्शन 3 में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है वो इसका 3 का क्लॉज 5 है। इसका क्लॉज 5 बात करता है कॉमन इंटेंशन के बारे में। ये सेक्शन 3 का क्लॉज 5, इसमें कहा गया है व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन of all each person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। यानी कि अगर कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कॉमन इंटेंशन के साथ कोई कार्य करते हैं तो उसमें से शामिल हर व्यक्ति इस प्रकार लाइबल होगा मानो स्वयं उसने उस कार्य को खुद अकेले ही किया है। तो सेक्शन 3 का क्लॉज 5 आपको याद रखना है। इससे ज़्यादा आपको 3 क्लॉज 5 से ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, 3 का क्लॉज 5 कॉमन इंटेंशन की बात की गई है। आगे हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन 4। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन 4। सेक्शन 4 में क्या था, पहले 5 तरह की सजा का प्रावधान था, अभी इसमें कम्युनिटी सर्विस जो है ये अलग से ऐड की गई है। तो सेक्शन 4 आप याद रखेंगे कौन कौन सी पनिशमेंट है। तो पहला है डेथ, दूसरा क्या है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। देखिए डेथ का मतलब है कि मृत्युदंड, लाइफ का मतलब है कि आजीवन कारावास। फिर है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट दो तरीके हो सकता है, एक होता है रिगरस, एक होता है सिंपल। वो कोर्ट के ऊपर है, आप जिस तरीके का ऑफेंस रहता है उसमें रिगरस और सिंपल आपको दिया जाता है। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है जो इसका चौथा है, इसका मतलब है कि किसी की संपत्ति को जब्त करना। फिर है फाइन और फिर है कम्युनिटी सर्विस। देखिए कम्युनिटी सर्विस डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन इसको जब आप हम लोग
अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कम्युनिटी सर्विस कहाँ डिफाइन है, तो इसको आप याद रखेंगे BNSS, जो हमारा BNSS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जब इसका सेक्शन 23 पढ़ेंगे तो उसके एक्सप्लेनेशन में इस कम्युनिटी सर्विस को डिफाइन किया गया है। तो 6 तरह के पनिशमेंट आपको याद रखना कि भारतीय न्याय संहिता में कितने तरह के पनिशमेंट हैं, तो 6 तरह के पनिशमेंट हैं। इसमें कम्युनिटी सर्विस क्या है, नया ऐड पनिशमेंट हुआ है। कम्युनिटी सर्विस का मतलब होता है कि कम्युनिटी के वेलफेयर या डेवलपमेंट के लिए आपको कोई कार्य सौंपा जाएगा, और जिसके लिए आपको कोई भी रिम्यूनरेशन यानी कि कोई भी पेमेंट आपको नहीं मिलेगी, बस आपको वो कार्य करना है। जैसे आपको सजा दे जाएगी कि आपको 10,000 पेड़ लगाना है, या पार्क बनाने के लिए इसकी देखभाल करना है, तो इस तरीके की सजा जो है आपको किसी ऑफेंस के लिए दिया जाता है। स्पेशल कोई ऑफेंस नहीं है, बट वो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, उसके ऊपर है किन मामले वो कम्युनिटी सर्विस देता है। फिर बात करें सेक्शन 5। सेक्शन 5 कम्यूट करने की बात करता है कि आपकी सजा जो है वो कम भी हो सकती है। कम कैसे होगी, तो अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आपकी सजा क्या करते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, सेक्शन 5 में याद रखेंगे। सेक्शन 6 बात करता है फ्रैक्शन टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, यानी कि इसमें आपको याद रखना है, पहले क्या था कि अगर किसी व्यक्ति को सजा दी गई है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, और अगर उसमें ये नहीं लिखा है कि अनटिल नेचुरल लाइफ, अगर उसका नेचुरल लाइफ जब तक उसका जीवन रहेगा तब तक की बात नहीं की गई है, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होगा, 20 साल। अगर आप 20 साल सजा काट चुके हैं तब आप उसको रिहा कर दिया जाएगा 20 साल के बाद। ठीक है, तो इसको आपको सेक्शन 6 में याद रखना है कि फ्रैक्शन टर्म ऑफ पनिशमेंट, इसकी बात की गई है। सेक्शन 7 में क्या बात की गई है कि in every case which offence punishable with imprisonment which may be either description, it shall be competent to the court which sentence such offender to direct in the sentence this imprisonment shall wholly regress। यानी कि देखिए सेक्शन 7 सीधी बात की गई है कि इसमें बात की जाएगी कि कब कोर्ट क्या कह सकता है, कि कोर्ट के ऊपर है कि वो डिसाइड कर सकता है कि आप कितनी सज़ा रिग्रेस होगी, कितनी सज़ा आपकी सिंपल होगी। इन सारे बातों के बारे में सेक्शन 7 डील करता है। फिर बात करें सेक्शन 8 के बारे में, तो सेक्शन 8 बात करता है कि वेयर नो सम इज एक्सप्रेस्ड टू विच फाइन एक्सटेंड अमाउंट टू फाइन अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लाइबल अनलिमिटेड बट नॉट, यानी कि देखिए यहाँ बात की गई है अमाउंट ऑफ फाइन, यानी कि अगर आपके ऊपर कोई आपको फाइन लगाया गया है और आप उस फाइन को करने में डिफॉल्ट कर जाते हैं, फाइन को पे करने में डिफॉल्ट कर जाते हैं, तो उस केस में आपको क्या क्या पनिशमेंट जो है वो लाइफ मतलब कि आपको इम्प्रिजनमेंट किस किस तरीके का हो सकता है, तो सेक्शन 8 में सारी कंडीशन बताई गई है। इसमें यह भी कहा गया कि फाइन तो आपके ऊपर इम्पोज किया जाता है, बट वो अनलिमिटेड, मतलब उसकी कोई ये नहीं दिया गया कितना फाइन आप पे लगाया जाएगा, लेकिन वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए फाइन आपके ऊपर जो लगाया जाएगा, अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव, सेक्शन 8 में ये बात की गई है। और इसमें सेक्शन में कई सारे प्रोविजन हैं, इनको आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 8 में आप इतना याद रखेंगे कि फाइन की डिफॉल्ट ऑफ फाइन, यानी कि अगर आप फाइन करने में डिफॉल्ट कर जाते हैं तो किस किस केस में आपको कितना इम्प्रिजनमेंट जो है वो होगा, इसके बारे में सेक्शन 8 डील करता है। बात करें सेक्शन 9 की, सेक्शन 9 बात करता है कि लिमिटेड पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, यानी कि जब देखिए होता क्या है कि कोई व्यक्ति जरूरी नहीं कि वो एक ही ऑफेंस के लिए दोषी होता है। कभी कभी क्या होता है कि एक ही व्यक्ति के ऊपर कई सारे चार्ज लगे हुए होते हैं, तो इसमें कहा गया है कि वो जो उसको पनिशमेंट दी जाएगी वो क्या हो सकती है, पार्ट्स में भी हो सकती है, या एक के बाद एक हो सकती है, या 2 ऑफेंस के लिए सेपरेट पनिशमेंट हो सकती है। ये सब क्या है, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर निर्भर करता है। तो ये सेक्शन 9 बात करता है। सेक्शन 10 बात करता है कि जहाँ पे डाउटफुल होता है पनिशमेंट ऑफ पर्सन वन ऑफ सेवरल ऑफेंस जजमेंट स्टेटिंग दैट इज डाउटफुल ऑफ विच, यानी कि जहाँ पे कोर्ट डाउटफुल सिचुएशन में होगी कि ये वाला ऑफेंस हुआ, जब कई सारे ऑफेंस का ट्रायल हो रहा होगा, उसमें मान लीजिए कि उसकी एक सजा, तो एक ऑफेंस उसका प्रूव हो गया, इसने ये वाला ऑफेंस किया है, बट क्या है जो अदर ऑफेंस उसने किए हैं वो अभी डाउटफुल सिचुएशन में है, तो वो प्रूव नहीं हो पा रहे हैं,
तो उसमें क्या होगा, तो जो डाउटफुल सेंटेंसेस हैं उसमें उसको डाउटफुल वाले में सजा नहीं देगा, लेकिन जो प्रूव हो चुके हैं उसमें उसके लिए उसको सजा दी जा सकती है कोर्ट के द्वारा। सेक्शन 10 बात करता है। फिर बात कर रहे हैं कि सेक्शन 11 ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात करता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी एक तरीके का रिगरस इम्प्रिजनमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो ऑफेंडर होते हैं उनको जो पनिशमेंट दिया जाता है, तो उनको अन्य कैदियों से सेपरेट एक अंधेरे कमरे में जैसे रखा जाता है, आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश तक भी नहीं जा सकता है, तो उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात करते हैं। और साथ ही साथ सेक्शन 12 में जो है ये बात की गई है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को लिमिटेड भी क्या, ऐसा नहीं कि किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाता है तो पूरी की पूरी सज़ा उसकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो लिमिटेड रहता है कि एक बार में किसी को 1 महीने से ज़्यादा नहीं दे सकते हो, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की सज़ा 6 महीने तक है तो उसको जो है उसमें मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उसका 1 महीने का हो सकता है, ठीक है। और यदि अगर किसी का 1 साल तक का सज़ा किसी को दी गई है किसी ऑफिस में, तो उसका जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है वो क्या हो सकता है, 2 मंथ इफ यू सेड एक्सीड 6 मंथ, तो इतना हो सकता है, यानी कि 2 महीने आप दे सकते हो। फिर है 3 महीने तक इफ टर्म ऑफ सेल एक्सीड 1 ईयर, अगर 1 साल से ज़्यादा है तो मैक्सिमम उसका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना हो सकता है, वो 3 महीने तक का हो सकता है। और वो भी ऐसा नहीं है कि उसको एक ही बार में जैसे गैप गैप करके दिया, 14 दिन का पहले देखो फिर ऐसे ऐसे करके, मतलब कि एक बार में किसी को 3 महीने 2 महीने ऐसे आप सॉलिटरी कन्फाइन नहीं कर सकते हो, सीधी सी बात है सेक्शन 11 एंड 12 में। फिर सेक्शन 13 बात करता है इनहांस पनिशमेंट ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का ट्रायल चल रहा है तो क्या होता है, अगर उसने प्रीवियस में भी उसने बहुत सारे पिछले सालों में भी उसने कोई क्राइम वगैरह किए हैं, उसके ऊपर बहुत सारे उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, तो उसकी पनिशमेंट को क्या किया जाता है, इनहेंस भी किया जाता है बाय द कोर्ट, यानी कोर्ट उसकी पनिशमेंट को इनहेंस भी कर सकती है सेक्शन 13 में। फिर बात करते हैं चैप्टर हमारा 3 शुरू होता है, जो कि बात करता है जनरल एक्सेप्शन, जो कि 14 से लेके 44 तक है। इसको आपको टर्म याद रखनी, जनरल एक्सेप्शन कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 44, जिसमें से जो हमारा स्टार्टिंग में है वो 14 से 33, इसमें जनरल एक्सेप्शन बात करेंगे हम लोग। और इसी जनरल एक्सेप्शन का एक है वो प्राइवेट डिफेंस के अंदर का डील होता है, जो सेक्शन 34 से लेके 44 तक है। तो इन चीज़ों को हम लोग को देखना है। सेक्शन 14 बात करता है कि एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, यानी कि कोई व्यक्ति जो कि अपने आप को मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से कोई गलती कर देता है, तो उस देखिए जो जनरल एक्सेप्शन है इसमें क्या होता है कि इसमें कोई व्यक्ति अगर कोई गुड फेथ में कोई कार्य करते हुए सेक्शन 14 के अनुसार अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से उससे कोई गलती हो जाती है तो उसके द्वारा किए गए कार्य कोई अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे इसमें अगर आप ये पढ़ेंगे कि कोई व्यक्ति, अगर आपको एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, कोई व्यक्ति ए है, ये किसी व्यक्ति बी को गिरफ्तार करने गया है। ए क्या है, एसआई है, इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, मतलब ये इसको गया है बी को गिरफ्तार करने, क्योंकि आईडी कार्ड वगैरह लेके तो है उसके पास, लेकिन जो मिस्टर ए है, जो सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा जी हैं, ये बी को न तो कहीं मिले हैं न तो कभी देखे कि यार पुलिस की जॉब है, वो तो अपना जॉब करने गए हैं। कोई व्यक्ति यहाँ सी खड़ा होता है, वो सी से पूछते हैं भैया बी कौन है, वो बस ऐसे हाथ से इशारा दे देता है कि वो बी खड़ा हुआ है। अब ये भाई साहब एसआई साहब जी जाते हैं, इनके पास बी का अरेस्ट वारंट है, और ये गुड फेथ में कि ये जो बी ही हैं, जबकि एक्चुअली में वहाँ खड़ा रहता है डी, और ये बी को समझते हुए मिस्टर डी को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो इस केस में अगर उन्होंने मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से डी को गिरफ्तार कर लिया है, तो अब डी इनके खिलाफ केस नहीं, जैसे इन्होंने मुझे फर्जी तरीके से गिरफ्तार कर लिया, अब जाए रिट प्रोड्यूस कर दे कि मेरा अधिकार हनन हो गया, तो ये सब चीज़ें वो नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ये अगर उन्होंने गुड फेथ में काम, क्योंकि उनके पास वारंट भी था, वो उससे कभी मिले नहीं थे, उन्होंने पूछा, गाँव में पूछा,
मुस्ताद में सी ने बोला कि वो खड़े हुए हैं, हाथ के इशारे से दिखाया, तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से गलती हुई है, इसलिए इनको कोई लाइबल नहीं किया जाएगा, यानी क्रिमिनल लाइबल इनको नहीं माना जाएगा। सेक्शन 14, सेक्शन 15 देखिए, अगर आप इन सेक्शन 14 वगैरह के बारे में जनरल एक्सेप्शन को आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरा एक सेपरेट वीडियो है इसी चैनल पे, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ आपको जनरल एक्सेप्शन का एक अलग लिस्ट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें हमने 14 से लेकर 34 तक, मेल 14 से 44 तक पूरे सेक्शन को कवर किया बहुत डिटेल में, विद केस लॉज हमने भी बताए हुए हैं। तो अगर आप उनको पढ़ना चाहते हैं तो आप जाकर ये इस वीडियो में हम लोग फटाफट से रिविजन करने वाले हैं, इस वजह से हम लोग इधर उधर चीज़ें अब डिटेल में नहीं कवर कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 14 हो गया। सेक्शन 15 क्या बात करता है? सेक्शन 15 बात करता है कि एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली, यानी कि न्यायिक कार्य करते हुए, न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश के कार्य, अगर न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश अगर किसी को फांसी की सजा सुना देता है तो आप जज के खिलाफ केस नहीं ला सकते हैं। ये हो गया सेक्शन 15। सेक्शन 16 यानी सेक्शन 16 बात करता है एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के जजमेंट और ऑर्डर को मानते हुए कोई कार्य को कर रहा है तब उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि एक बहुत ही फेमस, अगर अभी एग्जाम्पल समझे तो, जो जल्लाद होते हैं, किसी को मृत्यु दंड की सजा दी जाती है तो जल्लाद क्या करता है, उस व्यक्ति को फांसी लगाता है। तो क्या आप कोई व्यक्ति जल्लाद के खिलाफ केस ला सकता है? नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि वो जज के कोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए कार्य को कर रहा है, तो उसको आप क्या कर नहीं सकते हैं, उसको क्रिमिनल लाइबल नहीं मान सकते, उसको एक्सेप्शन दिया गया है, वो क्रिमिनली लाइबल नहीं होगा, ठीक है। सेक्शन 16 हो गया। अब बात करते हैं 17 की, यानी सेक्शन 17 जो बात करता है वो करता है एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को लॉ के द्वारा जस्टिफाइड समझते हुए कोई कार्य को कर रहा है तब भी वो उसके द्वारा किया गया कार्य कोई अपराध नहीं है। अगर आप इन सेक्शन को लेना, नथिंग इज एन ऑफेंस, यानी कोई चीज़ अपराध है ही नहीं, क्योंकि आप जनरल एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं तो उसको वहाँ पे छूट दी गई है। अब जस्टिफाइड लॉ का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपको एग्जांपल दे दे रहे हैं, बाकी हम लोग थोड़ा तेज़ी से पढ़ने वाले हैं इसलिए एग्जांपल वगैरह बहुत ज़्यादा हम डिटेल में दे रहे हैं, बस आपको जस्टिफाइड का मतलब समझाने के लिए हम एक एग्जांपल देने वाले हैं। जस्टिफाइड का मतलब क्या होता है? ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। यहाँ पे सी भाई साहब खड़े हुए हैं और जो बी है ये तलवार लेके, मान लो तलवार लेके सी की तरफ बढ़ रहा है, और इस चीज़ को मिस्टर ए देख रहे हैं कि मिस्टर बी मिस्टर सी को तलवार से मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। गुड फेथ में विश्वास करते हुए और बी की जान को बचाने के लिए, किसी की जान को बचाना ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है। अगर आप बचा सकते हैं कि संपत्ति बचा सकते, प्रॉपर्टी, आपने अभी हम लोग जब आगे प्राइवेट डिफेंस पढ़ेंगे उसमें भी है कि आप किसी अन्य की बॉडी प्रॉपर्टी बचाने के लिए भी कार्य कर सकते हैं। तो क्या करता है, ए एक डंडा लेता है और जब जैसे ही बी सी की ओर बढ़ रहा होता है तलवार लेके, एकदम उसके पास पहुंचने वाला होता है, उसी टाइम मिस्टर ए बी की कलाई पे एक डंडा मारते हैं जिससे उसकी कलाई की हड्डी टूट जाती है और उसके हाथ से तलवार छूट जाती है और सी की जान बच जाती है। यहाँ पे ए ने अपने आप को जस्टिफाइड समझते हुए सी की जान बचाने के उद्देश्य से ये कार्य किया है। तो यहाँ पे ए के द्वारा किया गया कार्य क्या है? लॉ के द्वारा जस्टिफाइड है। यहाँ पे बी उनके खिलाफ वाद नहीं लाएगा या केस भी अगर वो लाएगा तो उसको क्या कर, ए को माफ कर देगा, ए को रिहा कर देगा, क्योंकि ए ने अपने आप को जस्टिफाइड समझते हुए कोई कार्य को किया था। तो सेक्शन 17 आप समझ गए। अब बात करते हैं सेक्शन 18 की। सेक्शन 18 बात करता है इंसिडेंट इन डूइंग लॉफुल एक्ट। अगर आप कोई विधि पूर्वक कार्य कर रहे हैं, कोई लॉफुल कार्य कर रहे हैं और उसमें कोई एक्सीडेंट यानी कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके द्वारा, तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? अपराध नहीं माना जाएगा। इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल समझे थे। एग्जाम्पल क्या था कि जैसे आप कोई लॉ कार्य जो कर रहे हैं आप लॉफुल होना चाहिए। इसमें देखिए कई सारे इलस्ट्रेशन में अगर आप इसके इसेंशियल देखेंगे तो आपका कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए, पहली बात तो उस कार्य को करने का, ठीक है, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंट। और एक्ट कैसा होना चाहिए? लॉफुल एक्ट होना चाहिए। मीन्स प्रॉपर केयर अटेंशन साथ आप कोई कार्य कर रहे हैं, कार्य भी लॉफुल है और उस कार्य के दौरान कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके द्वारा कार्य जो किया जाएगा उसके लिए आपको क्रिमिनल लाइबल नहीं माना जाएगा, नहीं आपको छोड़ दी जाएगी। सेक्शन 18 में ये आपको याद रखना है।
सेक्शन 19 बात करता है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अनदर हार्म। यहाँ पे सेक्शन 19 बेसिकली नेसेसिटी की बात करता है, जहाँ पे आप किसी अन्य की जान को बचाने के लिए गुड फेथ में कोई कार्य करते हुए किसी अन्य व्यक्ति की जान भी अगर ले लेते हैं तो उस केस में भी आपको क्या क्रिमिनल लाइबल नहीं माना जाएगा। इसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल्स वगैरह पढ़ाए हुए हैं, तो आप उसको समझ, यहाँ पे अगर हम आप समझिए, जैसे मान लीजिए कोई जहाज का एग्जांपल सबसे अच्छा, मान लीजिए कोई जहाज है पानी वाला, और इस जहाज में 1 लाख 2 लाख लोग, इस जहाज मान लीजिए 10-15 हज़ार लोग बैठे हुए हैं, और एक छोटा जहाज है पानी वाला, इसमें 2-3 लोग अपने आ रहे हैं, और क्या होता है कि समुद्र में धुंध या धुआं जैसे होता नहीं कभी कभी कि बहुत ज़्यादा फॉग वगैरह बन जाते हैं, उस केस में क्या तो होता है कि ये दोनों जहाज़ें जो हैं वो आमने सामने आ जाती हैं, और इसमें अब ये इधर जो डी वाला, ये जो बड़ा जहाज है मान लो ए वाला, इसके बगल में कोई बड़ा जहाज चल रहा होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा कंडीशन उत्पन्न हो गया कि जो बड़ा वाला ये पानी का जहाज में 15-20 हज़ार लोग बैठे हुए हैं, इसको अगर वो साइड में मोड़ता है तो उधर दुर्घटना का चांस है, इधर मोड़ता है इससे टक्कर होगी तो इसको भी डूबने का चांस बन सकता है। अगर ये डूबा, इधर मोड़ दिया, पलट सकता है नाव, और जो शिप को चला रहा व्यक्ति है अगर वो गुड फेथ में विश्वास रखते हुए सीधे चला जाता है और इस छोटी पानी की जहाज में जिसमें 2-3 लोग बैठे हुए थे, इनको ये जहाज को डुबो के आगे बढ़ जाता है और इन लोगों की मृत्यु हो जाती है, और उसने गुड फेथ में प्रॉपर केयर अटेंशन के साथ वो कार्य किया था, तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने अपने फायदे के लिए कोई काम नहीं किया था। उसने इन 10-15 हज़ार लोगों को बचाने के लिए 2-3 लोगों की हत्या ही एक तरीके से कर दी, तो उसके लिए इसको लाइबल नहीं माना जाएगा। याद रखिए कि इसमें एक बहुत ही फेमस केस भी है इसमें कि आर बनाम डडले स्टीफेंस का, जिसमें ये था, कहा गया था कोर्ट के द्वारा कि आत्म संरक्षण की परम आवश्यकता भी किसी निर्दोष की हत्या करके, यानी कि आप अपने फायदे के लिए किसी की जान को नहीं ले सकते, गुड फेथ में अन्य व्यक्तियों को बचाने के लिए, अन्य पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट के लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी छोटे मोटे मतलब छोटे अपराध को आप कर सकते हैं, बड़ी घटना को बचाने के लिए छोटी दुर्घटना आप कारित कर सकते हैं। सेक्शन 18 इस बारे में बात करता है, मतलब सेक्शन 19 इस बारे में बात करता है, 18 तो हम लोग लॉफुल एक्ट वाला पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन आगे कौन सा सेक्शन है, तो सेक्शन हमारा है आगे सेक्शन 20 एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, जिसको याद रखेंगे 7 साल से कम के बच्चे द्वारा कोई किया गया कार्य अपराध नहीं है। 21 बात करता है कि चाइल्ड जो कि 7 साल से अधिक लेकिन 12 वर्ष से कम है, लेकिन उसकी इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि नासमझ है वो, तब उसके द्वारा कार्य किया गया अपराध नहीं होगा। सेक्शन 21 बात करता है। सेक्शन 22 बात करता है पागल व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाता है। सेक्शन 23 बात करता है किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया अपराध जो कि उसने इंटॉक्सिकेशन यानी नशे की हालत में क्या हो, जबकि नशा क्या था, उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी जानकारी के बिना किसी ने उसके धोखे से नशा करा दिया था, और उस नशे की हालत में उसने कोई कार्य किया था जिससे उस इंटॉक्सिकेटेड माइंड के साथ वो उस कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ था, उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। सेक्शन 24 बात करता है कि इंटॉक्सिकेशन जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से नशा करता है तब उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाता है। सेक्शन 24 याद रखना है। सेक्शन 25 बात करता है एक्ट नॉन इंटेंटेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली काज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट, यानी कोई व्यक्ति जब सहमति से किसी व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाता है जिससे कि किसी व्यक्ति को की मृत्यु भी हो सकती है, तो उस केस में उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना। जैसे कि होता नहीं, आपने देखे होंगे कि क्रिकेट वगैरह होते हैं, तो इसमें एक तरीके से जो व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा होता है उसमें दुर्घटना की संभावना होती है। कोई भी खेल जैसे मान लो तलवारबाजी होता है या कुछ ऐसे खेल होते हैं जिसमें रिस्क होता है अपनी जान का जोखिम या ग्रीवियस हर्ट का, लेकिन उसमें क्या है, आप अपनी सहमति से गए हैं, तो अगर आपको उसमें चोट भी लग जाती है तो उस केस में आप जो सामने वाला व्यक्ति है उसके खिलाफ केस नहीं ला सकते हैं। एक्ट फिर सेक्शन 26 बात करते हैं एक्ट नॉट इंटेंटेड टू काज डेथ डन बाय कंसेंट गुड फेथ पर्सन, अगर कोई व्यक्ति किसी जैसे होता है सर्जन होते हैं जो किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करते हैं जिसमें उसकी जान का भी जोखिम होता है, तो उस केस में भी आप सर्जन के खिलाफ क्या नहीं कर सकते हैं, केस नहीं ला सकते हैं अगर उसने ड्यू केयर और गुड फेथ में कोई कार्य किया हुआ है तब। फिर सेक्शन 27 है, हो गया। सेक्शन 28 देखते हैं हम लोग
सेक्शन 28 में कंसेंट को डिफाइन किया गया है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है कंसेंट। अगर क्वेश्चन आता है कंसेंट कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 28 में डिफाइन किया गया है। कंसेंट, फ्री कंसेंट कब मानी जाती है, जब वो किसी भी प्रकार से जब वो फियर ऑफ मिसकंसेप्शन यानी कि किसी भी डर दबाव के कारण ना दिया गया हो, तब वो कंसेंट का होता है, फ्री माना जाता है। ये आपको रखना है। इससे ज़्यादा आपको जनरल एक्सप्रेशन का सेक्शन याद रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं प्राइवेट डिफेंस की तरफ। तो प्राइवेट डिफेंस में हम लोग देखते हैं, तो प्राइवेट डिफेंस हमारा सेक्शन कौन सा है, 34 ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सेक्शन 34 में ये नहीं बताया गया कि यानी प्राइवेट डिफेंस जैसी कोई चीज़ का डिफिनेशन नहीं दिया गया, बस ये बताया गया है कि थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा में कही गई बातें। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा में क्या क्या बातें कही गई हैं वो हम लोग आगे देखते हैं। तो सेक्शन 35 बात करता है कि एवरी पर्सन हैज राइट, यानी कि सभी व्यक्ति के पास, सेक्शन 34 कहता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में कही गई बातें। सेक्शन 35 कहता है कि सभी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी, अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी को बचाने का क्या है, अधिकार है, यानी तो आप प्राइवेट डिफेंस करने का राइट है, चाहे वो अपनी बॉडी की रक्षा हो, चाहे वो प्रॉपर्टी की रक्षा हो। फिर 36 बात करता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड, यानी कि देखिए आप जानते हैं कि अनसाउंड माइंड के द्वारा अभी हमें सेक्शन 22 में देखा कि पागल व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है, लेकिन पागल व्यक्ति के द्वारा अगर आपको कोई हार्म हो सकती है, जिससे आपकी जान जा सकती है, या आपके ऊपर उसने हमला किया है, तो आप अपनी जान को बचाने के लिए उसके ऊपर क्या करते हैं, हमला कर सकते हैं, उसको क्षति पहुंचा सकते हैं। तो सेक्शन 36 बात करता है। सेक्शन 37 बात करता है देयर इज नो राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध नहीं है, सेक्शन 37 बात करता है। वो क्या है, जिससे पब्लिक अथॉरिटी होते हैं, लोक सेवक के जो कार्य होते हैं, उनके विरुद्ध आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है, यानी आप उनके खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं है कि एकदम से एग्जम्प्ट है। अगर आपको ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जो है आपको लग रहा है कि ये लोक प्राधिकारी जो कार्य कर रहा है वो अगेंस्ट लॉ कर रहा है, या वो आपको मान लो आपको गिरफ्तार किया, थाने ले जाने के बजाय वो किसी प्राइवेट यानी पब्लिक प्लेस, आपको शहर से दूर किसी सुनसान इलाके में लेके जा रहा है, तो आप को पकड़ के ले जा रहा है, तो आप अपने बचाने के लिए, उससे भागने के लिए उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, उससे ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो सेक्शन 37 बात करता है कि प्राइवेट डिफेंस आपको उपलब्ध नहीं होगा किसके विरुद्ध, तो लोक सेवक के कार्यों के विरुद्ध। फिर हम बात करें सेक्शन 38। सेक्शन 38 क्या कहता है कि व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। सेक्शन 38 में कुछ कुछ परिस्थितियां दी गई हैं जहां पे कहा गया है कि आप अपने बॉडी यानी शरीर की रक्षा के लिए आप सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु तक कैद कर सकते हैं, इस लेवल का आपके पास प्राइवेट डिफेंस होगा। सेक्शन 38 में बात की गई है। सेक्शन 38 में आप देखेंगे, अगर आपको सिचुएशन देखेंगे, तो पहला है कि आपको अगर रीजनेबली, अगर आप पर ऐसा हमला हुआ है जिससे आपको भय है, इस तरीके का हमला आपके ऊपर होता है जिससे आपको डर है कि आपकी मृत्यु कैद हो सकती है, तो उस केस में आप सामने वाले की मृत्यु कैद कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, ऐसा एप्रीहेंशन आपको है कि आपको क्या होता है, ग्रीवियस हर्ट आपको हो सकती है, ठीक है, उस हमले से, तब आप कर सकते हैं। तीसरा इसमें सी है कि या कोई वुमेन है, अगर उसके ऊपर ऐसा हमला हुआ है, या उसके ऊपर ऐसा कोई व्यक्ति हमला करता है कि उसका रेप कैद करना चाहता है, उस रेप के इंटेंशन से उसके ऊपर हमला हुआ है, तो उसमें उसका रेप ना हो, अपने आप को बचाने के लिए सामने वाले की मृत्यु कैद कर सकती है। या कि अननेचुरल लस्ट, अपनी की अननेचुरल इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई हमला किसी व्यक्ति के ऊपर हुआ है, तब वो मृत्यु कैद कर सकता है। या किडनैपिंग या अबडक्शन का डर है, तब वो मृत्यु कैद करने का आपके पास रास्ता होता है। या एसिड अटैक हुआ है, या रामफुली कन्फाइन कोई व्यक्ति आपको कर लिया है जहाँ पे पब्लिक अथॉरिटीज नहीं पहुँच सकती हैं। ये सारे सिचुएशन हैं सेक्शन 38, ये आपको याद रखनी है। सेक्शन 39 बात करता है कि देखिए सेक्शन 39 और 40 बेसिकली बताता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। तो शुरू कब होता है, जैसे ही आपके मन में शंका उत्पन्न हुई कि सामने वाला व्यक्ति हमारे डेथ कैद करने वाला है,
हमारा रेप करने वाला है, हमें किडनैप करने वाला है, तो जिस टाइम जिस क्षण से आपको लगता है उसी टाइम से आपका प्राइवेट डिफेंस जो है वो स्टार्ट हो जाता है और तब तक बना रहता है जब तक ऐसी आशंका बनी रहती है। 39 और 40 में से ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर 41 बात करता है कि व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू काजिंग डेथ। यहाँ पे बात ये कि कब प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप अपनी प्रॉपर्टी या किसी अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए मृत्यु कर सकते हैं। पहला इसमें केस है कि रॉबरी के केस में है। दूसरा है हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, यानी कि कोई आपके घर में सूर्योदय सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद अगर आपके हाउस ब्रेकिंग करता है, आपके घर में घुसने का प्रयास करता है इस केस में, या मिस्चीफ बाय फायर, कोई आपके किसी तंबू निर्माण या जलयान या घर वेसल जहाँ पे मानव रहते हैं वहाँ पे आग लगाने की कोशिश कर रहा है तब। थेफ्ट, मिस्चीफ, हाउस ट्रेसपास ऐसी सिचुएशन में हो रहा है जहाँ पे मृत्यु या ग्रीवियस हर्ट का केस हो सकती है, तो इन केस में आप प्रॉपर्टी केस में भी आप सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु का हित कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सेक्शन 42। ये भी वही सेक्शन 42 43 कब शुरू होगा, प्रॉपर्टी को बचाने का अधिकार कब तक बना रहेगा, तो सेक्शन 42 43। सेक्शन 44 बात करता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट। डेडली असॉल्ट का मतलब होता है कि जब आपके ऊपर इस प्रकार का हमला हुआ होता है, घातक हमला आपके ऊपर हुआ होता है, जिन परिस्थितियों में आप अपनी जान को बचाने के लिए किसी निर्दोष व्यक्ति, इनोसेंट पर्सन की जान भी ले लेंगे, तब भी आपके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे डेडली असॉल्ट का मतलब होता है हमला इतना खतरनाक होना चाहिए कि आप ये शो कर रहा हो कि आपके पास बचने का और कोई रास्ता नहीं है सामने वाले को मारने के अलावा। ठीक है, तो सेक्शन 44। अब बात करते हैं चैप्टर 4 और इसमें सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन कौन से हैं तो हम लोग देखते हैं। तो सेक्शन जो 45 है वो अबेटमेंट की बात करता है। अबेटमेंट 3 तरीके से हो सकता है, सहायता द्वारा, षड्यंत्र द्वारा और या उकसाकर। उकसाकर, सहायता द्वारा, षड्यंत्र द्वारा, 3 प्रकार से अबेटमेंट हो सकता है। 45 में याद रखना है आपको। 46 अबेटर कौन होगा इसके बारे में बात की गई है 46। तो 45 और 46 आप याद रखेंगे। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा कौन सा है, तो हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करें तो हमारा है क्रिमिनल वो है कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 61। 61 आप याद रखेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में, ये आपको याद रखना है सेक्शन। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर अपने कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए कोई इलीगल एक्ट करते हैं या बाय एक्ट विच इज नॉट लीगल बट इलीगल मीन्स सच एन एग्रीमेंट इज यानी कि अगर को मान लो 2 व्यक्ति मिले कट्टा बेचने से सहमत हो रहे हैं कि हम कट्टा बेचेंगे, तो क्या है, इलीगल इंटेंशन कोई कार्य कर रहे, क्या है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहाँ डिफाइन की गई है, सेक्शन 61 में डिफाइन की गई है, ये आप याद रखेंगे। सेक्शन 62 बात करता है, जो पहले आईपीसी का 511 था, इसको आप याद रखेंगे कि जहाँ पे किसी ऑफेंस के अटेम्प्ट के लिए कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया है, उस सिचुएशन में जो उस अपराध के लिए सजा होगी उस अपराध का आधा दंड आपको दिया जाएगा। ये सेक्शन 62 में बात की गई है। 62 के बाद अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन 63। सेक्शन 63 और चैप्टर 5 हम लोग पहुंच चुके हैं। चैप्टर 5 में सेक्शन 63 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है रेप को डिफाइन किया गया है यहाँ पे सेक्शन 63 में, डिफिनीशन ऑफ रेप दी गई है। तो रेप क्या होता है इसके बारे में कहाँ प्रोविजन दिया गया है, सेक्शन 63 में दिया गया है। रेप का मतलब पेनिट्रेशन ऑफ पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू द वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अपने पेनिस का इंसर्शन, चाहे वो वजाइना, चाहे माउथ, चाहे यूरेथ्रा, चाहे एनस में, एनी एक्सटेंट, जरूर नहीं कि कितना एक्सटेंट उसका होगा, एक्सटेंट से कोई मतलब नहीं है, एनी एक्सटेंट वो अगर करता है कोई व्यक्ति तो रेप माना जाता है। या दूसरा चीज़ क्या है, इंसर्शन इनटू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट, पेनिस के अलावा कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ या कोई अदर बॉडी पार्ट नॉट बीइंग द पेनिस, उसको मतलब कि कोई अदर बॉडी पार्ट अगर वो, यानी कि पेनिस के अलावा, इनटू वजाइना, यूरेथ्रा, एनस ऑफ द वुमेन, इसमें माउथ इसमें शामिल नहीं है, उसको यूरेथ्रा
एनी ऑब्जेक्ट वजाइना यूरेथ्रा और एनस में इंसर्ट करता है या एनी एक्सटेंट, तो वो क्या है, रेप है। या तीसरा चीज क्या है, मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द वुमेन सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन इनटू द वजाइना यूरेथ्रा एनस और बॉडी पार्ट, सच वुमेन मेक्स हर टू डू विथ एनी पर्सन और एनी अदर पर्सन। मैनिपुलेट कर रहा है कोई चीज का पेनिट्रेशन करने के लिए, ठीक है। डी है अप्लाइज हिज माउथ टू द वजाइना एनस यूरेथ्रा ऑफ द वुमेन, माउथ को अपने अप्लाई कर रहा है कहाँ, वजाइना एनस या यूरेथ्रा ऑफ द वुमेन के, ठीक है, एनी पर्सन अंडर द सर्कमस्टांसेस। यानी कि रेप क्या है, रेप एक तरीके का पेनिट्रेशन है, चाहे वो पेनिस का हो या किसी अदर ऑब्जेक्ट का हो। पेनिस अगर इंसर्ट हो रहा है तो वजाइना माउथ यूरेथ्रा एनस कहीं भी कर रहे हो। दूसरा चीज है कोई कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी पेनिस के अलावा कोई ऑब्जेक्ट आप उसको क्या माउथ के अलावा वजाइना यूरेथ्रा एनस में कर रहे हो, या मैनिपुलेट कर रहे हो कोई बॉडी पार्ट्स ऑफ द वुमेन को पेनिट्रेशन करने के लिए, चाहे वजाइना यूरेथ्रा एनस और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और तीसरा अपना माउथ अप्लाई कर रहे हो कहाँ पे, वजाइना एनस यूरेथ्रा ऑफ द वुमेन मेक्स हर टू शो विथ हिम, उसको मतलब कि आप अपने साथ तुम भी उस चीज को करने के लिए क्या कर रहे हो, मजबूर कर रहे हो। अंडर सर्कमस्टांसेस एनी फॉलोइंग 7 डिस्क्रिप्शन, जो 7 कंडीशन दी गई हैं, इन चीजों को आप कर रहे हो, कब कर रहे हो, अगेंस्ट हर विल, उस महिला की इच्छा के विरुद्ध कर रहे हो, या विदाउट हर कंसेंट, बिना उसकी सहमति कर रहे हो, विद हर कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन, या उसकी कंसेंट से कर रहे हो लेकिन आप उसको कंसेंट डरा धमका के कर रहे हो कि अगर तूने मेरे साथ ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे तुमको चोट पहुंचा दूंगा, या तुम्हारी मूल्यवान कोई संपत्ति है, उसका कोई छोटा बच्चा है, मैं उस बच्चे को किडनैप कर ले जाऊंगा, इस तरीके का आप कोई कार्य कर रहे हो, या धमकी दे रहे हो तुम्हारी फैमिली को चोट पहुंचा दूंगा, तुम्हारे पिता की हत्या कर दूंगा, इस तरीके से आप कंसेंट ले रहे हो। या आप विथ हर कंसेंट व्हेन द मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड, जब कोई व्यक्ति इस बात को जान रहा है कि वो उसका हस्बैंड नहीं है, लेकिन वो सामने वाली महिला को क्या करता है, बिलीव करा दे रहा है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। यानी कि आप लीगली तरीके से उससे शादी नहीं किए हो, बस कहीं गए मान लो फर्जी तरीके से उसकी माँ में सिंदूर भर दिए, ये कर दिए और बता दिए कि अब तो हमारी शादी हो गई है, अब तो हम हस्बैंड और वाइफ हो गए हैं, और जबकि रियल में ऐसा नहीं था, क्योंकि तुमने फ्रॉड तरीके से कोई शादी जैसा माहौल क्रिएट करके उससे सहमति लेने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हो, और ये सब चीज़ें उस महिला के साथ कर रहे हो, तो क्या है, वो रेप की कंडीशन में आता है, ठीक है। या अगला कंडीशन है कि वो अपने सहमति देने के लिए क्या है, ही विथ हर कंसेंट व्हेन एट द टाइम गिवन सच कंसेंट द पर्सन, अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला है वो अनसाउंड माइंड की है, या इंटॉक्सिकेटेड है, या वो नशे की हालत में है, जहाँ उसका कंसेंट उसका कंसेंट नहीं माना जाएगा, उस केस में तुम उसके साथ ऐसा कुछ कर रहे हो। विथ और विदाउट कंसेंट से, अगर कोई स्त्री है जो कि अंडर 18 ईयर है, 18 साल से कम कोई महिला है, उसकी भले ही सहमति से भी आप ऐसा चीज़ें कर रहे हो जो हमने ऊपर 4 चीज़ें बताई, तो वो भी क्या है, उसमें आ जाएगा, रेप की कंडीशन में आ जाएगा। फिर है व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, जब वो अपना कंसेंट कम्युनिकेट करने में क्या है, वो अनेबल है, तब उस केस में आप उससे कंसेंट लेके कार्य कर रहे हो, तो ये सब क्या है, रेप की कंडीशन में डिफिनेशन में आ जाता है। तो सेक्शन 63 हम लोग देख चुके हैं। सेक्शन 63 के बाद हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन 64 में बताया गया पनिशमेंट ऑफ रेप क्या होगा। तो पनिशमेंट क्या होगा, जो भी रेप कैद करेगा तो उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो हो सकती है वो 10 ईयर तक हो सकती है, बट नॉट एक्सटेंड, बट मे बी एक्सटेंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड, यानी कि आपको 10 साल की तो 10 साल तक का रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, और साथ ही साथ आपके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। लेकिन अगर यहीं पे आप पुलिस ऑफिसर होंगे तो आपकी सज़ा क्या हो जाएगी, और भी बढ़ सकती है। आगे सेक्शन 64 हो गया, पनिशमेंट के बारे में बात हो गई।
सेक्शन 65 इसमें भी पनिशमेंट है। कुछ केसेस हैं, सर्टेन केसेस, जहाँ पे मान लो 16 साल से कम की लड़की है, उससे साथ कोई रेप वगैरह करे हो तो उसमें भी आपको पनिशमेंट क्या होगी, 20 साल तक की रिग्रेसमेंट इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। ठीक है, अगर लड़की की उम्र 16 साल से कम है, और आपको इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ भी मिल सकता है। नेचुरल लाइफ, पूरे जीवन आप जेल में रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। ठीक है, फिर अगला है सेक्शन 66, पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम। अगर आप रेप के साथ साथ मृत्यु भी कैद कर सकते हैं या उसको ऐसी स्टेज में पहुंचा देते हैं तो उस केस में क्या पनिशमेंट होगी, इसके बारे में सेक्शन 66 बात करता है। सेक्शन 67 अगर हम बात करें तो बात करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 67। इसमें कहा गया है कि कोई भी हस्बैंड ड्यूरिंग सेपरेशन, जब यानी कि तलाक डाइवोर्स हो चुका है, उस दौरान अगर अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो क्या सज़ा होगी उसके लिए। फिर अगला अगला यहाँ पे सेक्शन है सेक्शन 68। वो बात करता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी, यानी कोई पर्सन जो कि इन अथॉरिटी, जैसे पब्लिक सर्वेंट हो गए या डॉक्टर हो गए पेशेंट साथ रेप कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात कहाँ की गई है, सेक्शन 68 में बात की गई है। सेक्शन 69 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, पहले ऐसा कुछ नहीं था, अभी ये नया सेक्शन जुड़ा हुआ है। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग इन डिसीटफुल मीन्स, यानी कि होता नहीं कि शादी का झूठा वादा करके जो लोग कर रहे थे महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कहाँ की है, सेक्शन 69 में की गई, जो कि अभी लव जिहाद वगैरह जो मैटर चल रहा था वो सेक्शन 69 में ही कवर होगा, तो इसके बारे में बात हो गई। सेक्शन 69 के बाद हम लोग देखते हैं हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 70 बात करता है गैंग रेप के बारे में। तो गैंग रेप के बारे में कहाँ बताया गया, सेक्शन 70 यानी सेक्शन 70 में बताया गया है। फिर बात करते हैं पनिशमेंट फॉर, साथ ही साथ देखिए जो सेक्शन 70 है इसमें गैंग रेप को डिफाइन भी किया गया है और साथ ही साथ पनिशमेंट के बारे में भी उसी में बात की गई है। ठीक है, तो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, नेचुरल लाइफ विथ डेथ, यानी कि डेथ पनिशमेंट हो सकती है, आजीवन कारावास, मृत्युदंड, सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो फाइन होगा, जो फाइन इम्पोज किया जाएगा ये किसमें, गैंग रेप वाले केस में, ये विक्टिम के रिहेबिलिटेशन के लिए यूज होगा, यानी कि जो फाइन इम्पोज होगा वो विक्टिम को दिया जाएगा जिससे वो उसका रिहेबिलिटेशन, उसके इलाज वगैरह में खर्चा हो जो भी होगा उन सारी चीज़ों के लिए उसको दिया जाएगा पैसा। गैंग रेप क्या होता है, तो गैंग रेप वेयर अ वुमेन इज रेप्ड बाय वन और मोर पर्सन, जब किसी महिला का रेप एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा तो गैंग रेप कंसिडर किया जाता है, सेक्शन 70। फिर सेक्शन 71 बात करता है पनिशमेंट फॉर रिपीटेड ऑफेंडर के बारे में, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 72 बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम इन सर्टेन ऑफेंसेज, यानी कि आप विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो। अगर आप डिस्क्लोज कर रहे हो तो एक क्या है, और पनिशेबल ऑफेंस है, और इसके लिए आपको 2 साल तक का कारावास या फाइन के लिए आपको लायबल बना दिया जाएगा। ठीक है, आप किसी भी रेप विक्टिम का वीडियो फोटो वगैरह ये सब सोशल मीडिया पर वायरल नहीं कर सकते हो सेक्शन 72 के अनुसार। फिर बात करें सेक्शन 73, आप प्रिंटिंग पब्लिशिंग एनी मैटर रिलेटेड टू कोर्ट प्रोसीडिंग विदाउट परमिशन, यानी कि जब ये रेप पीड़ित का कोई केस चल रहा होता है तो उसको आप बिना कोर्ट की परमिशन से उसकी प्रिंटिंग, उस जो प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट में उसको क्या नहीं कर सकते हो कि उसको पब्लिक में आप प्रदर्शित नहीं कर सकते हो, यानी कि उसको आप एक तरीके से उस प्रोसीडिंग को बिना कोर्ट की परमिशन से आप पब्लिश नहीं कर सकते हो, सेक्शन 73 बात करता है। फिर बात करते हैं सेक्शन 74 की। सेक्शन 74 असाल्ट यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स विद द वुमेन आउटरेज हर मॉडेस्टी, यानी कि आप किसी महिला के ऊपर क्रिमिनल फोर्स का यूज कर रहे हैं, आउटरेज हर मॉडेस्टी, एक तरीके से जैसे होता नहीं है कि उसकी मॉडेस्टी को भंग करने के लिए, उसकी गरिमा को भंग करने के लिए आप, ये होता है कि इंटेंशन से आप उस महिला को, होता है जैसे कि आप किसी महिला को जबरदस्ती कह रहे हैं, उसके कपड़े उतारने के लिए उसको मजबूर कर रहे हैं,
ये सब चीज़ें ऑफेंस से कहाँ पर है, सेक्शन 74 में है। फिर सेक्शन 75 बात करता है सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में। सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है कि किसी सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, व्हेन एक कोई व्यक्ति क्या करता है कि फिजिकल कांटेक्ट या एनी एडवांटेज इन्वॉल्विंग अनवेलकम एक्सप्रेस द सेक्सुअल ओवर ओवरटेयर एंड डिमांड रिक्वेस्ट। किसी महिला से आप सेक्सुअल फेवर का डिमांड कर रहे हो, उसको पोर्नोग्राफी दिखा रहे हो अगेंस्ट हिल विल, उसकी इच्छा के खिलाफ, मेकिंग सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क, उसको कोई उसको मतलब आप समझ रहे हैं ना, सेक्सुअल असॉल्ट का क्या मतलब होता है, सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब होता है कि आप उसको सेक्सुअल रिमार्क दिखा रहे हो, जानबूझ के परेशान कर रहे हो, सेल बी गिल्टी ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। तो सेक्शन 75 आपको याद रखना है, सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बात की गई है। फिर बात करते हैं इसमें सेक्शन जो है सेक्शन 76 बात करता है असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स वुमेन विथ इंटेंट टू डिसरोब। इंटेंट टू डिसरोब का मतलब होता है किसी महिला महिला के ऊपर आप इस तरीके का हमला कर रहे हो, मतलब कि असाल्ट कर रहे हो, तो डिसरोब का मतलब होता है एक तरीके से कपड़ा वगैरह उतारने के लिए आप उसको मजबूर कर रहे हो, उसके ऊपर हमला कर रहे हो, क्रिमिनल फोर्स का यूज कर रहे हो, तो ये सेक्शन 76। सेक्शन 77 बात करता है वैरिज्म के बारे में। वैरिज्म क्या होता है? वैरिज्म होता है कि किसी भी वैरिज्म का मतलब होता है, देखिए वैरिज्म एक ऐसा ऑफेंस है जो कि महिला के द्वारा भी किया जाता है, पुरुष के द्वारा भी किया जाता है। यानी कि अगर आप कोई पुरुष हैं, पुरुष जरूरी नहीं किसी महिला का वैरिज्म केवल पुरुष ही करेगा, तो महिला का वैरिज्म महिला भी कर सकती है। अगर किसी के प्राइवेट एक्ट्स को अगर आप उसके प्राइवेट एक्ट को आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उसकी फ़ोटो खींच रहे हो, तो इन सब चीज़ों को आप वायरल कर रहे हो सोशल मीडिया पे, तो ये क्या है, वो वैरिज्म है। मान लीजिए जैसे होता नहीं कि कभी कभी कोई व्यक्ति का किसी कोई प्राइवेट एक्ट अपना कोई भी कर रहा है, जैसे वॉशरूम वॉच ये सब करते वक्त कोई वीडियो फोटो आप नहीं खींच सकते हो, ये सेक्शन 77 में है। सेक्शन 78 बात करता है स्टॉकिंग की। आप किसी महिला का पीछा कर रहे हैं, तो ये सेक्शन 78 में बात की गई है। 78 बात करता है पीछा करने के बारे में, ये तो हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 79 वर्ड जेस्चर और एक्ट इंटेंड टू इंसल्ट मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। आप बाई वर्ड बाई गेस्चर आप किसी वुमेन की मतलब कि मॉडेस्टी को इंसल्ट करने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, तो सेक्शन 79 में पनिशमेंट है वो, उसके बारे में। अगला बात करते हैं डाउरी डेथ। डाउरी डेथ क्या होती है? अगर किसी महिला की मृत्यु 7 साल के अंदर होती है और वो अननेचुरल डेथ, यानी कि उसका जो डेथ हुई है वो ऐसी परिस्थितियों में हुई है जिससे नेचुरली किसी की डेथ नहीं हो सकती है, ठीक है, जैसे बर्न हो गई, जला दी गई, बॉडली इंजर और अदरवाइज देन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस विद इन द 7 ईयर ऑफ हर मैरिज। 7 साल के भीतर किसी महिला की मृत्यु होती है तो डायवोर्स डेथ के अंतर्गत कंसीडर की जाती है। सेक्शन 81 कोहेबिटेशन काज बाय मैन डिसीटफुली इंड्यूसिंग बिलीफ और लॉफुल मैरिज। Every man who is by deceit cause any woman who is not lawfully married believe him that she is lawfully married to him cohabit have sexual intercourse within him and that believe he shall be punished। यानी कि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण विवाह का विश्वास दिलाकर किसी महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो सेक्शन 81 में उसके बारे में बताया गया है। मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हर हस्बैंड और वाइफ, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर वो दूसरी शादी करती है, अगर ड्यूरिंग पहले पति के जिंदा रहते हुए, या महिला पहला हस्बैंड जो है वो दूसरी शादी करता है अपनी वाइफ के जिंदा रहते हुए, या कोई वाइफ है जो अपने हस्बैंड रहते हुए दूसरी शादी करती है, तो उसके लिए लाइबिलिटी कहाँ बताई गई है, वो 82 में बताई गई है। फिर बात करें 83 मैरिज सेरेमनी, फर्जी तरीके के आप कर रहे हैं, ठीक है, सेक्शन 83। फिर इसमें
एक दो सेक्शन और इम्पोर्टेंट आपको याद रखने, 85 और 86। 85 कहा गया है कि हस्बैंड और रिलेटिव और हस्बैंड ऑफ वुमेन सब्जेक्ट हर क्रुएल्टी। अगर पति या पति के नातेदार द्वारा अगर महिला के साथ कोई क्रुएल्टी की जाती है, कोई क्रूरता की जाती है, तो उसके बारे में कहाँ बताया गया है, 85 में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि इम्प्रिजनमेंट जो होता है वो 3 साल तक हो सकता है और साथ ही साथ फाइन भी उसके ऊपर लगाया जा सकता है। अगला बात करें 86 बात करता है कि डिफाइन किया गया है कि क्रुएल्टी क्या क्या होती है। तो उसमें क्रुएल्टी के अंतर्गत सिर्फ फिजिकली नहीं, बाकी क्रुएल्टी नहीं शामिल होती है उसमें, माइंड की, बॉडी की, हर तरह की क्रुएल्टी। तो क्रुएल्टी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 86 में। ठीक है। सेक्शन 87 बात करता है किडनैपिंग और अबडक्शन और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिज। अगर किसी महिला से आप ज़बरदस्ती शादी करते हैं, उसको किडनैप करके, उसको थ्रेट करके, इंड्यूस करके, तो वो भी पनिशेबल है 87 में। सेक्शन 88 बात करता है कॉजिंग मिसकैरेज, यानी कि गर्भपात कैद करते हैं किसी महिला का, वो 88 में। और 89 में बात की गई है कि कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट कंसेंट ऑफ वुमेन, बिना महिला की सहमति से आप अगर मिसकैरेज कर रहे हैं तो सेक्शन 89 में पनिशेबल है, जिसमें 10 साल तक की सजा होती है और फाइन भी हो सकता है, आपको लगाया जा सकता है। ठीक भैया। अगला अगर हम लोग बात करें तो इम्पोर्टेंट, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन इसमें नहीं है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। इसमें आप लोग सेक्शन 98 और 99 याद रखेंगे। सेक्शन 98 में बात की गई है किसके बारे में, सेलिंग चाइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन के उद्देश्य से अगर आप चाइल्ड को सेल कर रहे हैं तो कहाँ पनिशेबल है, सेक्शन 98 में पनिशेबल, जिसमें 10 साल तक सजा और फाइन हो सकता है आपको। दूसरा है बाइंग चाइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, आप खरीद भी रहे हैं 99 में, तो वो भी क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है। इसमें आपकी सजा 14 साल तक हो सकती है, मतलब पहले तो 7 साल से कम तो नहीं होगा, लेकिन 14 साल तक भी हो सकती है और फाइन भी आपके ऊपर लगा सकता है। अगर आप परचेज कर रहे हैं चाइल्ड को, इसलिए इस उद्देश्य से परचेज कर रहे हैं, उससे आप प्रोस्टिट्यूशन करवाएंगे भविष्य में, तो उसके लिए बात की गई है। फिर बात करते हैं, हमारा जो अगला भाग है, भाग 6, और इसमें ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव की शरीर से जुड़े हुए जो अपराध हैं। इसमें सबसे पहला है कल्पेबल होमिसाइड। सेक्शन 100 बात करता है कल्पेबल होमिसाइड के बारे में, यानी कि आपराधिक मानववध जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये कल्पेबल होमिसाइड के बारे में बात की गई है सेक्शन 100 में। सेक्शन 100 कहता है हु एवर कॉजेज डेथ बाई डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है इस इंटेंशन के साथ करता है, कॉजिंग डेथ, मृत्यु कैद करने के आशय से, और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी, या शारीरिक क्षति कैद करने का आशय से, जिससे जो कि एज इट लाइकली टू कॉज डेथ, जिससे कि मृत्यु हो सकती है, और विद द नॉलेज दैट इज लाइकली बाई सच एक्ट टू कॉज डेथ, या इस तरह कोई कार्य करता है जिससे उस व्यक्ति की क्या होती है, इस नॉलेज से करता है जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, कमिट द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। तो सेक्शन 100 में कल्पेबल होमिसाइड के बारे में बताया गया है। सेक्शन 101 मर्डर के बारे में बात करता है। तो मर्डर कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 100 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, सेक्शन 100 आप याद रखेंगे। देखिए इसमें भी वही चीज़ें हैं, डेथ का इंटेंशन, इस चीज़ को जानते हुए कि मृत्यु हो सकती है, कोई एक्ट कर रहा है, या इसमें बस एक और चीज़ ऐड है कि कार्य इतना खतरनाक है कि आदमी की मृत्यु हो ही जाएगी, तो मर्डर के डेफिनेशन में रखता है। देखिए मर्डर और होमिसाइड ये छोटे टॉपिक नहीं है, इनको थोड़ा अलग से हम लोग किसी वीडियो में देख लेंगे। तो अभी आप लोग सिर्फ इतना याद रखिए कि मर्डर कहाँ डिफाइन किया गया है, मर्डर 101 में डिफाइन किया गया है। कल्पेबल होमिसाइड कहाँ बताया गया, तो कल्पेबल होमिसाइड बताया गया सेक्शन 100 में। साथ ही साथ इसमें कुछ इसके एक्सप्लेनेशन भी हैं, और जो इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं मर्डर के, वो सारी चीज़ें अलग से किसी वीडियो हम लोग डील कर लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। फिर बात करते हैं पनिशमेंट कहाँ दी गई है मर्डर की। तो पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 103 में। सेक्शन 103 पनिशमेंट के बारे में बात करता है, जो भी, यानी कि इसकी पनिशमेंट क्या हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है,
और फाइन भी आपके ऊपर लगाया जाता है, डेथ भी पनिशमेंट भी आपको दी जा सकती है मर्डर के बारे में। तो 103 में मर्डर की पनिशमेंट है। फिर बात करेंगे, अगला है पनिशमेंट बाय मर्डर बाय पर्सन ऑफ लाइफ कन्विक्ट। कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही मृत्यु दंड की सजा काट रहा है, उसके द्वारा फिर से कोई मर्डर कर दिया गया तो उसके बारे में सजा की बात की गई है। अगर तो उसको नेचुरल लाइफ दे दिया, अगर मान लो उसकी सजा आजीवन कारावास थी तो वो नेचुरल लाइफ हो जाएगी, तो वो जीवन भर जेल में रहना पड़ेगा। फिर बात करें पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कहाँ दिया गया है? तो 105 में दिया गया है। इसको आप याद रखेंगे, सेक्शन 105। 106 बात करता है काजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कायद करना, सेक्शन 106 में याद रखिएगा। फिर सेक्शन 107 बात करता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ऐसे व्यक्ति को आप सुसाइड के लिए अबेट कर रहे हो जो कोई मतलब कोई भी चाइल्ड को या कोई भी पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड का है, यानी पागल व्यक्ति या कोई इस बच्चे को आप अबेटमेंट के लिए क्या कर रहे हो, सुसाइड करने के लिए अबेट कर रहे हो, तो सेक्शन 107 में डील होगा। इसमें भी आपको 10 साल तक की सज़ा जो है वो हो सकती है, या डेथ पनिशमेंट आपको दिया जा सकता है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, या 10 साल का सजा और फाइन भी आपको दिया जा सकता है। सेक्शन 108 बात करता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के बारे में। इसमें देखिए सेक्शन 107 में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड केवल चाइल्ड और अनसाउंड माइंड की बात है, लेकिन इसमें 108 में क्या है, किसी भी व्यक्ति को आप सुसाइड के लिए अगर आप कर रहे हो, अबेट कर रहे हो, तो उसके बारे में पनिशमेंट की बात की गई है सेक्शन 108 में। सेक्शन 109 बात करता है अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में। सेक्शन 109 याद रखेंगे, अटेम्प्ट टू मर्डर कहाँ डिफाइन किया है? सेक्शन 109 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करें सेक्शन 110 अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, कहाँ बताया गया है? सेक्शन 110 में बताया गया है। अब 111, 112, 113 तीनों आपका रखना है। सेक्शन 111 में बात किया गया है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में। ये नया प्रोविजन है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सेक्शन 111। अभी हमने एक चीज़ और स्किप कर दिया, उसको आप लोग पहले ध्यान से देख लीजिए। तो 103 जो हमारा पनिशमेंट मर्डर वाला 103, इसका एक क्लॉज 2 है। इसमें एक नया ऑफेंस जो है वो ये जुड़ा हुआ है, ये नया चीज़ के बारे में व्हेन 5 और मोर पर्सन एक्टिंग कंसर्न कमिट अंडर द, किसी व्यक्ति को अगर आप उसके जाति, धर्म, लिंग, इन सब के बिहाफ पे अगर उसकी आप मृत्यु कायद कर रहे हैं, तो उसके बारे में पनिशमेंट कहाँ दी गई है? तो दी गई है सेक्शन 100 मॉब लिंचिंग, जिसको आप कंसिडर करते हैं। तो मॉब लिंचिंग एक नया ऑफेंस है, ये सेक्शन 103 के क्लॉज 2 में है, तो इसको आप याद रखेंगे। मॉब लिंचिंग कहाँ डिफाइन है? तो सेक्शन 103 का क्लॉज 2 ए आपको याद रखना है, ठीक है। 103 का क्लॉज 2। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इस एक एक सेक्शन को आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है इन सब के बारे में थोड़ी सी। ऑर्गेनाइज क्राइम कहाँ है? सेक्शन 111 में। पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम कहाँ पर है? सेक्शन 112 में है। फिर 113 की बात करें तो उसमें क्या है? टेररिस्ट एक्ट। पहले टेररिस्ट एक्ट वगैरह ये सब चीज़ें, जैसे हमारे जो कानून हैं, वो भारतीय जो हमारी इंडियन पिनल कोड थी उसके दायरे में टेररिस्ट एक्ट वगैरह के बारे में पनिशमेंट वगैरह नहीं थी। वो सब अलग यूएपीए जो एक्ट थे, या ये जो हमारा एनएसए वगैरह है, इन चीज़ों में इन सबको डील किया जाता है। बट इस बार क्या किया गया है, भारतीय न्याय संहिता में भी इन सब चीज़ों को क्या कर दिया गया है? शामिल किया गया है। तो इसको आप इन सब की हेडिंग आपको याद रखना है। इन सब में बहुत डिटेल्स नहीं आएगा, डायरेक्ट सेक्शन आपके एग्जाम में पूछता है। तो आप ऑर्गेनाइज क्राइम कहाँ पर बताया गया? सेक्शन 111। पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम कहाँ बताया गया? 112। टेररिस्ट एक्ट कहाँ है? सेक्शन 113। इसको आपको याद रखना है। अगला बात करते हैं सेक्शन 114। 114 बात करता है हर्ट के बारे में। हर्ट क्या होता है? हर्ट मतलब उपहति। फिर 115 बात करता है वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, यानी कि आप स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को हर्ट कायद कर रहे हैं। फिर 116 ग्रीवियस हर्ट के बारे में बात करता है। 116 क्या बात करता है? ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट क्या होती है? ग्रीवियस हर्ट का मतलब ये जो कंडीशन दी गई है 7-8 ठो, यही है ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट का क्या होता है? इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से आप किसी व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट्स पर हमला कर दिए हो, या उसका प्राइवेट पार्ट्स काट देते हो, ये सब क्या है? ग्रीवियस हर्ट है। परमानेंट प्रिवेंशन ऑफ साइट ऑफ द साइट ऑफ आइदर आइज, किसी आँख को फोड़ दे रहे हो, किसी
कोई इस तरीके से मारे उसका कान बहरा हो जा रहा है, किसी जॉइंट को तोड़ देते हो शरीर के किसी हड्डी के, ठीक है, किसी जॉइंट को तोड़ रहे हो या परमानेंट उसको डिसेबल बना दे रहे हो उसके जॉइंट को तोड़ करके, उसका चेहरा डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस, उसका चेहरा बिगाड़ दे रहे हो 116 में, तो क्या है ग्रीवियस हर्ट है। किसी का दांत तोड़ दे रहे हो, क्या है ग्रीवियस हर्ट है। या जो इसका सेक्शन 116 का क्लॉज एच है, इसको या ये पहले इसमें क्या था, इसमें 20 दिन था, 15 दिन कर दिया गया है। किसी को इस तरीके से आपने मार दिया है, इतनी बुरी तरीके से मार दिया है कि वो 15 दिन तक चल फिर ही नहीं पा रहा है, बॉडली पेन से जूझ रहा है, तो क्या है ग्रीवियस हर्ट है, सेक्शन 116। फिर सेक्शन 117 बात करता है वॉलंटरी काजिंग, जानबूझ कर ऐसा कार्य आप कर रहे हो, स्वेच्छा से कर रहे हो, इनके बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये 3-4 सेक्शन आपको हर्ट वाले में याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। एक और सेक्शन आपको रखना है, सेक्शन 124। सेक्शन 124 बात करता है वॉलंटरी काजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड, किसी के ऊपर आप एसिड अटैक कर रहे हो, उसके बारे में पनिशमेंट कहाँ दी गई है, सेक्शन 124 में दी गई। इसको आप याद रखेंगे, एसिड अटैक के बारे में कहाँ बताया गया है, 124, जिसमें आपको क्या हो सकता है 10 साल तक की आपको सजा हो सकती है, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और फाइन भी आपके ऊपर लगाया जा सकता है। 124 याद रखना है आपको। 124 के बाद आपको याद रखना है 126 बात करता है रॉन्गफुल रेस्ट्रेन के बारे में। रॉन्गफुल रेस्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति को किसी पार्टिकुलर दिशा, किसी पार्टिकुलर एरिया में जाने से प्रिवेंट करना, वो क्या है रॉन्गफुल रेस्ट्रेन है। एक ही दिशा में अगर आप किसी को जानने से रोक रहे हो तो क्या है रॉन्गफुल रेस्ट्रेन के कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। अगला बात करते हैं सेक्शन 127 बात करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होती है कि आप किसी व्यक्ति को इस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हो कि उसको कहीं भी आने जाने के लिए, क्योंकि जरूर नहीं कि आप पकड़ के बैठे हो तभी रॉन्गफुल रेस्ट्रेन या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। आप उस बैठ गए हो, मान लो आप कट्टा लेके बैठे हो कि अगर हिले तो गोली मार दूंगा, इधर गए तो गोली मार दूंगा, ये क्या है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। किसी को किसी कमरे में, किसी घर में आप बोल दिए कि अगर तुम घर से बाहर निकले तो मैं तुमको गोली मार दूंगा, धमकी दे दिए यहाँ से बाहर नहीं जाओगे, ये सब क्या है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। तो इन सब चीज़ों के बारे में कहाँ दिए गए 127 में दिया गया है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं क्रिमिनल फोर्स और असाल्ट के बारे में। फोर्स कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 128 में बताया गया है फोर्स के बारे में, इसको आप याद रखेंगे। फिर बात करते हैं असॉल्ट हो गया। फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं तो हमारे इम्पोर्टेंट सेक्शन की अगर बात करें तो हमारा सबसे अब इम्पोर्टेंट सेक्शन आ जाएगा इसमें 137, जो कि बात करता है किडनैपिंग के बारे में। किडनैपिंग का मतलब क्या होता है, किडनैपिंग का मतलब होता है कि देखो किडनैपिंग इज टू काइंड्स। किडनैपिंग क्या होता है, दो तरीके से होता है, एक तो होता है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और दूसरा होता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अगर कोई भी पर्सन हु एवर कन्वेज एनी पर्सन बियॉन्ड लिमिट्स ऑफ द इंडिया, एनी पर्सन मतलब होता है किसी व्यक्ति को, अगर आप ये भारत की सीमा से बाहर लेके चले जा रहे हो, भारत की जहाँ तक सीमा लगती है उससे अगर आप बाहर लेके जाओ, क्या है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया हो जाती है। और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन क्या होती है, तो किसी चाइल्ड को, चाइल्ड हो या एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर कोई व्यक्ति जो कि चाइल्ड है या अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, अगर आप उसके लॉफुल गार्जियन की पोजीशन, मतलब कि पोजीशन क्या एक तरीके से उसकी जो गार्जियन है उनकी सहमति के बिना, उनकी कंसेंट के बिना, उनके सहमति के बिना उसको आप लेके चले जा रहे हो या उसको इंटाइस यानी कि बहला फुसला ले जा रहे हो उस व्यक्ति को उस लॉफुल गार्जियन के पोजीशन से बाहर, तो क्या है किडनैपिंग फ्रॉम गार्जियनशिप है। सेक्शन 137 आपको याद रखना है किडनैपिंग के बारे में। जो इसमें पनिशमेंट क्या है, जो कोई किडनैप करेगा वो 7 साल तक का कारावास या फाइन से उसको दंडित किया जाएगा। फिर 138 बात करता है एब्डक्शन के बारे में। एब्डक्शन क्या है, whoever by force compels or by any deceitful mean induces any person to go from any place is said to be abduct that person। अगर आप किसी को इंड्यूस कर रहे हो, थ्रेट कर रहे हो, कंपेल कर रहे हो ले जाने के लिए, फोर्सफुली अगर आप उसको उसको कहाँ किसी प्लेस पे ले जा रहे हो, किसी पर्सन को एक प्लेस से अगर आप धमकी देके किसी व्यक्ति को लेके जा रहे हो तो क्या है एब्डक्शन है।
ठीक है। तो एक सेक्शन 137 138 आपको याद रखना है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फिर आगे हम बात करें तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन ये सब नहीं है। अगला हम जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो क्या है, तो वो है कौन सा है 137 147 क्या है, वेजरिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और अबेटिंग वेजरिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अटेम्प्ट करना या युद्ध करने की तैयारी करना, ये सब क्या है, पनिशेबल ऑफेंस है, जिसमें आपको इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर लाइफ या डेथ पनिशमेंट और फाइन से भी आपको दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो 147 आपको याद रखना है, वेजरिंग वार के बारे में बात करता है ये। फिर इसके बाद इस 148 149 सब इम्पोर्टेंट नहीं है। 152 ये 152 जो पहले आप लोग देखेंगे 124 में देशद्रोह था, वो कहाँ पर आ गया 152 एक्ट इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ऐसा कोई कार्य आप कर रहे हैं जिससे भारत का क्या सॉवरेनिटी, उसकी इंटीग्रिटी, ये सब क्या है, उसकी यूनिटी के लिए खतरा है, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो तो क्या है, ऑफेंस है, जिसमें आपको क्या हो सकता है, आपको पनिशमेंट विथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी आपको आजीवन कारावास हो सकता है, या जिसमें जिसमें या इम्प्रिजनमेंट आपको हो सकती है 7 साल तक की, और साथ साथ आपके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जाता है। तो सेक्शन 147 और 152 आपको याद रखना है। अगला सेक्शन अगर हम बात करें तो कौन सा इम्पोर्टेंट सेक्शन है, तो नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है ब्राइबरी। ब्राइबरी का मतलब हो क्या होता है, जैसे होता है ना घूस लेना। अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो आप पढ़ेंगे तो उसमें ब्राइबरी को लेना और देना दोनों ही पनिशेबल है, दोनों ही क्या है, पनिशेबल ऑफेंस है। तो ब्राइबरी कहाँ पर बताया गया है, तो ब्राइबरी हमारे 100 सेक्शन कौन से में है, सेक्शन 170 में हमारे ब्राइबरी के बारे में बात की गई है। तो इसमें 170 आप याद रखेंगे। फिर ब्राइबरी के बारे में वहाँ बताया गया है सेक्शन 170 में, लेकिन पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी कहाँ दी गई है, तो सेक्शन 173 में दी गई है, जिसमें पनिशमेंट क्या है, इम्प्रिजनमेंट आपको हो सकती है 1 साल की हो सकती है, या फाइन या बहुत, यानी कि आपको कुछ मान लो 6 महीने की सजा, इतना फाइन, तो आपको 2 साल 1 साल की सजा और फाइन दोनों सकता है। ब्राइबरी केस में सेक्शन 173 बात करता है। फिर बात करते हैं हम अगला जो हमारा सेक्शन है, अगला जो सेक्शन आपको रखना है वो है काउंटर फिटिंग। काउंटर फिटिंग से रिलेटेड सेक्शन कहाँ पे है, सेक्शन 178। 178 बात करता है काउंटर फिटिंग कॉइन, गवर्नमेंट स्टाम्प्स या करेंसी नोट्स या बैंक नोट्स, इन सब का अगर आप काउंटर फिटिंग करते हैं तो क्या है, वो एक ऑफेंस है। होता है ना, नकली नोटों को व्यापार वगैरह आप कर रहे हैं, नकली नोट यूज कर रहे हैं, या गवर्नमेंट की कोई मोहर है उसको आप काउंटर फिट कर दे रहे हैं, बना दे रहे हैं सेम उसके जैसे दिखने वाली, और उसका इंटेंशन आपका क्या है, लोगों को धोखा देना और खुद का क्या प्रॉफिट लेना। तो ये सब चीज़ें आपके सेक्शन 178 में है। 178 के बाद अब हम बात करने वाले हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो ये सेक्शन 189 और 190 आपको याद रखना है। सेक्शन 189 बात करता है अनलॉफुल असेंबली के बारे में। अनलॉफुल असेंबली क्या होती है, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर अपने कॉमन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए कोई कार्य करते हैं, तो क्या होता है, अनलॉफुल असेंबली के अंतर्गत कंसिडर किया जाता है, और उसमें शामिल हर व्यक्ति उसके लिए उसी तरह जिम्मेदार होंगे, जैसे वो कोई कार्य वो अकेले क्यों, तो उसके लिए पनिशमेंट मतलब अनलॉफुल असेंबली के लिए लाइबिलिटी 190 में बताई गई है। तो उसको आप याद रखेंगे। 190 का एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी कॉमन अपने सामान्य उद्देश्य को पूरा करने में कोई कार्य करते हैं, उसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दोषी होगा, मानो स्वयं उसने वो कार्य खुद किया है, अकेले किया हो। तो 189 और 190 आपको याद रखना है अनलॉफुल असेंबली, यानी कि विधि विरुद्ध जमाव के बारे में। ठीक है, फिर है 191 रॉयटिंग की बात करता है। रॉयटिंग का मतलब क्या होता है, रॉयटिंग का मतलब होता है बलवा। जब अनलॉफुल असेंबली जो होती है, जैसे ही अपने इस अनलॉफुल ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए अगर वो क्रिमिनल यानी कि वायलेंस का यूज कर सकती है,
जैसे वो क्रिमिनल फोर्स वगैरह का इस्तेमाल करती है तो क्या होता है, वो रॉयटिंग यानी बलवा कहलाता है। ठीक है, और जो कोई बलवा करता है उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है या फाइन या दोनों उसके ऊपर इम्पोज किया सकता है। तो आपको 191 याद रखना है राइटिंग यानी बलवा के बारे में। फिर हम बात करें अगर सेक्शन 194 बात करता है अफरे। अफरे यानी दंगा। दंगा क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी पब्लिक प्लेस पे लड़कर लोक शांति को भंग करते हैं तो क्या होता है, अफरे होता है सेक्शन 194 में। 194 आपको याद रखना है। और दंगा जो करता है उसको उसमें क्या है, सजा क्या है उसकी, तो फाइन हो सकता है उसको 1000 रुपये और 1 महीने का उसको क्या हो सकता है, कारावास हो सकता है। तो आप एफरे के बारे में ये चीज़ें याद रखेंगे। उसके बाद और कौन सा सेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अब हम बात करते हैं तो सेक्शन 216 है शायद, नहीं वो नहीं है। ये सब सेक्शन उतने इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम यानी कि परीक्षा के लिए। फिर अगला इम्पोर्टेंट सेक्शन है गिविंग फॉल्स एविडेंस। अगर आप कोई व्यक्ति फॉल्स एविडेंस अगर दे रहा है कोर्ट में, गलत साक्ष्यों को कोर्ट में प्रस्तुत कर रहा है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान कहाँ दिया गया, सेक्शन 227 में। फॉल्स एविडेंस दिया ना, देखा हु बीइंग लीगली बाउंड। देखिए अब देखिए फॉल्स एविडेंस देगा कौन, जो व्यक्ति लीगली बाउंड है कि वो इस चीज़ का एविडेंस दे सकता है, लीगली चाहे एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ द लॉ है, जिसने ओथ है यानी कि उसने शपथ पत्र पे कहा हुआ है, वो इस चीज़ को देने के लिए अगर वो है तो क्या होगा, वो उसके लिए उसको सजा दी जाएगी। गिविंग फॉल्स एविडेंस, फॉल्स एविडेंस देना, जो व्यक्ति अथोराइज है, जिसने ओथ यानी कि उसने शपथ पत्र कोर्ट में दाखिल किया है सच बोलने के लिए, अगर वो झूठ बोल रहा है तो क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। ठीक है, तो फॉल्स एविडेंस देने की बात की कहाँ की गई है, सेक्शन 227 में। सेक्शन 228 बात करता है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, यानी कि फॉल्स एविडेंस को गढ़ना। गढ़ने का क्या मतलब होता है कि कोई व्यक्ति पूरी की पूरी सर्कमस्टांसेस ही पूरी पूरी झूठी चीज़ों को गढ़ दे रहा है। जैसे कोई मान लो कोई व्यक्ति है, वो कोई डॉक्यूमेंट है जिसको कोर्ट में प्रस्तुत होना है, जिसका इस्तेमाल उसको पता है कि इसका कोर्ट में एविडेंस के रूप में इसका इस्तेमाल होना है, लेकिन वो कंप्यूटर के तरीके से उस एविडेंस की जानकारी के साथ हेर फेर कर रहा है, उसको चेंज कर दे रहा है, उसमें कुछ परिवर्तन कर रहा है, गढ़ दे रहा है पूरी घटना को ही एक तरीके से। तो फॉल्स एविडेंस गढ़ने की बात सेक्शन 228 में की गई है। अब इसमें पनिशमेंट की बात कहाँ की है, पनिशमेंट बात की गई सेक्शन 229 में। 229 बात करता है पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस। जो भी इंटेंशनली गिव फॉल्स एविडेंस टू एनी स्टेज ऑफ जुडिशियल, किसी भी स्टेज पे जो इस इंटेंशन के साथ फॉल्स एविडेंस देगा उसको 7 साल तक का कारावास हो सकता है या 10,000 रुपये तक का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जा सकता है। तो सेक्शन 227, 228, 229 आपको याद रखना है। 227 गिविंग फॉल्स एविडेंस, 228 फैब्रिकेटिंग यानी फॉल्स एविडेंस को गढ़ने की बात की गई है, 229 में पनिशमेंट की बात की गई है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं आगे हम लोग बात करते हैं अगला हमारा चैप्टर है, ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए हम उसको डील भी नहीं कर रहे हैं। ये सेक्शन 249 इंपॉर्टेंट है, हार्बरिंग ऑफेंडर के बारे में। Whoever an offense has been committed, whoever harbor or conceal a person whom knows by the reason of belief that the offender with intent to screening of illegal punishment shall। देखो इसमें क्या होता है, हार्बरिंग ऑफेंडर का मतलब होता है कि आप शरण दे रहे हो किसी जो भगोड़ा है, जो कानून की प्रोसीडिंग से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है और आप उसको शरण दे रहे हो रुकने के लिए, तो क्या है, ये ऑफेंस है।
तो हार्बरिंग ऑफेंडर के बारे में बात की गई 249 याद रखिएगा आप। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं याद रखना है, हार्बरिंग ऑफेंडर के बारे में हो गया। और ये सेक्शन 274, सेक्शन 274 बात करता है एडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रिंक के बारे में। तो इसको आप याद रखेंगे कि, और जैसे होता नहीं कि जो खाने पीने की जो वस्तु होते हैं उसमें कुछ गड़बड़ चीज़ें मिला रहे हैं जिससे व्यक्ति के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है, तो इन चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो उसमें इसमें क्या हुआ है कि इसमें 6 महीने का कारावास हो सकता है या 5,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उसमें कुछ मिश्रण कर रहा है जिससे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा पहुंच रहा है, तो उसके बारे में कहाँ बात की, 274 में बात की गई है। एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स की बात की है 276 में। औषधियों में, मान लीजिए दवाइयों में कोई हेर फेर कर रहा है, मिश्रण करके बेच रहा है जिससे लोगों को खतरा हो सकता है, इसके बारे में कहाँ की बात की है 276 में। इन चीज़ों को आपको याद रखना है, डायरेक्ट सेक्शन और कुछ नहीं इसमें से आएगा नहीं, सीधा सेक्शन ही पूछेगा। ये सेक्शन 294 आपको याद रखना है। सेक्शन 294, सेल सेल इट्स ऑफ ऑप्शन बुक्स इट्स, अगर आप ऑप्शन मटेरियल कोई सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, पुस्तक चाहे वो फोटो वगैरह, इन सब के बारे में कहाँ बात की गई है, सेक्शन 294। ऐसी मटेरियल जो कि ऑप्शन है जिसको पब्लिक के सामने, मतलब पब्लिक प्लेस पे नहीं बेचा जा सकता है, या आप कोई पब्लिक ऐसा कोई एक्ट कर रहे हो जो कि ऑप्शन है, तो वो सब चीज़ के बारे में कहाँ बात की गई, सेक्शन 294 में बात की गई है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, सेक्शन 298 बात करता है। सेक्शन 298 में बात की गई है कि इंज्यूरिंग और डिफाइलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप विद द इंटेंट टू इंसल्ट रीजन ऑफ एनी क्लास, यानी किसी धार्मिक स्थल को आप उसके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उसको आप तोड़ फोड़ रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, इस सब चीज़ों के बारे में बात कहाँ की, सेक्शन 298 में बात की गई है। ठीक है, या डेलिबरेट एंड मेलिशियस, आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो जिससे किसी की रिलीजियस फीलिंग को हर्ट पहुंच रही है या उसके बिलीफ को ठेस पहुंच रही है, तो उसके बारे में बात कहाँ की है, सेक्शन 299 में। इसमें पनिशमेंट कितना है, तो पनिशमेंट अगर आप तोड़ फोड़ वाले में कितना है, 2 साल प्लस फाइन, और इसमें कितना है, 3 साल प्लस फाइन। ठीक है, अगला सेक्शन है 303, इंपॉर्टेंट है, जो कि बात करता है थेफ्ट के बारे में। थेफ्ट थेफ्ट आप जानते हैं चोरी क्या होती है, तो चोरी का मतलब होता है कि अगर आप डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति के पोजेशन से बाहर कर दे रहे हो, ठीक है, या हटा दे रहे हो, छिपा दे रहे हो, सब क्या है, चोरी के कंडीशन। तो चोरी कहाँ डिफाइन की है, 303 में। 303 में चोरी के बारे में बताया गया है। 304 बात करता है स्नैचिंग, नया ऑफिस जुड़ा हुआ है। स्नैचिंग का मतलब होता है, ये भी एक तरीके से थेफ्ट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सडनली, बहुत ही तेज, बहुत ही क्विकली आप किसी को किसी की प्रॉपर्टी के पोजीशन से बाहर कर दे रहे हो। तो क्या है, चोरी से होता है ना चैन, बहुत मतलब क्विक कार्य वही है, पोजीशन से बाहर करना है, लेकिन आप इतनी तेजी से कार्य कर रहे हो कि सामने वाले को पता ही नहीं चल रहा है, उसमें उसका इंटेंशन नॉट इंटेंशन कोई मतलब नहीं है। अगर आप तेजी से कोई संपत्ति को किसी की पोजीशन से बाहर कर रहे हो, वो तो थेफ्ट जो होती है वो स्नैचिंग के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ये नया ऑफेंस जुड़ा गया, पहले ये नहीं था। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग, सेक्शन 308 बात करता है एक्सटॉर्शन के बारे में। एक्सटॉर्शन क्या होता है, whoever intentionally puts any person in fear any injury, एक तरीके से कि आप किसी को डरा रहे हो, कि मैं, समझ रहे हो, पुट्स इस तरह से उसको इंजरी पहुंचाने की बात कर रहा है, धमकी देता है, जिसमें कि आप ऐसा होता है किसी व्यक्ति को डरा के रख रहे हो कि तुम एक कार्य नहीं किए। अगर आप इसको पढ़ेंगे, लाइन क्या है कि whoever intentionally puts any person in fear of injury to that person or any other and thereby dishonestly induces the person so put fear in to deliver to any person any property or valuable security or anything sight or sealed with the may
कन्वर्ट इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी कमिट्स एक्सटॉर्शन, यानी कि आप किसी से कुछ डिमांड करते हो। मान लो कैसे होता नहीं कि कोई व्यक्ति कहता है कि तुम मुझे 10 लाख रुपए दो, नहीं मैं तुम्हारे बच्चे को गोली मार दूंगा, आप धमका के उससे पैसे ले रहे हो, तो क्या है? एक्सटॉर्शन है, सेक्शन 308। ठीक है, 308 है। 308 के बाद 309 की बात करें। 309 में रॉबरी की बात की गई। रॉबरी, रॉबरी का मतलब होता है लूट। लूट भी एक तरीके का थेफ्ट ही होता है। ठीक है, लेकिन जब इसमें क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल स्टेन या डेथ कैद करने का भय के साथ अगर आप चोरी करते हो, थेफ्ट करते हो, तो क्या है? वो लूट बन जाती है। जैसे ही आप चोरी में बल या हिंसा का प्रयोग कर रहे हो, लूट, रॉन्गफुल रिस्टेंस कर रहे हो, तो सब क्या है? लूट में कन्वर्टेड हो जाएगा। 309। 310 बात करता है डकैती। डकैती क्या होती है? जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर रॉबरी करते हैं यानी लूट करते हैं, तो क्या होती है? डकैती में कन्वर्ट होती है। सेक्शन 310 याद रखना है। इसके बाद अब इम्पोर्टेंट सेक्शन की अगर हम बात करें, और कौन सा है इस बीएनएस में, तो 316 बात करता है सीबीटी यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में बात करता है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 316। ठीक है, जैसे होता नहीं है कि आपको किसी ने कोई प्रॉपर्टी आपको आपके ऊपर विश्वास करते हुए किसी ने आपको अपनी मूल्यवान कोई संपत्ति सौंपी और आपने क्या किया? उस संपत्ति को बेच दिया, तो आपने क्या किया? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। सेक्शन 316, इसको आप याद रखेंगे। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 316। फिर ए जो सेक्शन 420 पहले आया, इसी में हुआ करता है चीटिंग। चीटिंग यानी छल। छल कहाँ पे है बीएनएस में? सेक्शन 318 छल की बात करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे ज़्यादा आपको कुछ याद, जितना हम लोग इसमें पढ़, सेक्शन 324 याद रखना है मिसचिफ के बारे में। मिसचिफ क्या होती है? मिसचिफ ऐसा कोई कार्य होता है जिससे जो व्यक्ति कार्य कर रहा होता है उससे उस व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन सामने वाले को हानि हो जाती है, तो क्या है? मिसचिफ है। जैसे क्या होता है, अगर आप गाँव में देखे हो, जैसे होता है ना कि किसी का भूसा खेत में पड़ा हुआ है और आप सिगरेट पीते हुए मान लिए जा रहे हैं, और आप सिगरेट जब थोड़ा सा बचा हुआ है उसमें आग है, और आप चलते हुए रास्ते में उस सिगरेट को उस भूसे में फेंक दिए, आपको उससे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि भूसा जल जाएगा, आप बेच भी नहीं पाएंगे, लेकिन सामने वाले का जिसका भूसा था उसका लॉस हो गया। वो क्या है? ये मिस्चीफ है। मिस्चीफ है नहीं, जिसको आप कहते हैं रिष्टी। रिष्टी है ये। जैसे किसी की खड़ी फसल है, ठीक है, अब मान लो उस फसल को काटने वाला है और आपका खेत के बगल में है, और आप रात में पानी लगाते हैं, सो जाते हैं, जिससे कि आपका खेत तो भरता ही भरता है, साथ में बगल वाले की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, जबकि उस टाइम पे उसको पानी की आवश्यकता नहीं थी। तो क्या है? मिस्चीफ है। आपको कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे को क्या हो गई? क्षति हो गई, तो क्या है? मिस्चीफ। सेक्शन 324, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, सेक्शन 324 हो गया। ये सेक्शन 329 बात करता है क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ट्रेसपास की बात की गई है। क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास क्या होता है कि किसी के घर में जाना, घुसना, चाहे वो आप लीगली तरीके से गए हो या इलीगल तरीके से गए हो। लीगल तरीके से गए लेकिन वहीं बैठे हो, वहां से जा ही नहीं रहे हो, हट ही नहीं रहे हो, या इलीगल तरीके से आप जा रहे हो, तो क्या है? क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास के अंदर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 329 आप याद रखेंगे, क्रिमिनल ट्रेसपास। हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग क्या होती है? किसी घर में लीगल तरीके से एंट्री नहीं कर रहे हो आप, मान लो किसी के घर में ट्रेसपास कर रहे हो, उसके रोशनदान से घुस रहे हो या खिड़की से घुस रहे हो या पीछे के दरवाजे तोड़ के घुस रहे हो, ये सब क्या है? हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग है। ये सेक्शन 330 आपको याद रखना है। ठीक है, और बात करें पनिशमेंट कहाँ पर दी गई है हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग की, तो सेक्शन 331 में पनिशमेंट है। जो भी हाउस ब्रेकिंग या हाउस ट्रेसपास करेगा वो 2 साल तक का कारावास और फाइन दोनों से या तो दंडित किया जा सकता है। तो इसको आपको याद रखना है, सेक्शन 331 पनिशमेंट के बारे में बात की गई है। ठीक सर।
अब देखिए मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट, अभी हम लोगों ने प्रीवियस में जब अभी अभी देखें तो सेक्शन 227, 228, जिसमें हम लोग फॉल्स एविडेंस के बारे में बात कर रहे थे, मेकिंग फॉल्स, गिविंग फॉल्स एविडेंस या फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। अभी हम बात कर रहे हैं मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ फॉल्स डॉक्यूमेंट्स या फॉल्स साइन, किसी की गलत सिग्नेचर, ये सब चीज़ें बना रहा है, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहा है, उन सब के बारे में बात कहा गई सेक्शन 335 में बात की गई है। ठीक है, सेक्शन 335। फिर सेक्शन 336 बात करता है फॉर्जरी के बारे में। फॉर्जरी क्या होती है? फॉर्जरी का मतलब होता है कि whoever makes any false documents or false electronic record or part of document or electronic record with intent to cause damage or injury to the public or any person to support or claim its title। यानी कि देखो, फॉर्जरी आप किसी के डॉक्यूमेंट से आप छेड़छाड़ कर रहे हो, किसी का रियल डॉक्यूमेंट्स है और आप उसमें छेड़छाड़ करके उसका नाम, ये सब जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोई रखा हुआ है, दस्तावेज है, उन सब में अगर आप छेड़छाड़ कर रहे हो तो फॉर्जरी है। फॉर्जरी कहाँ बताई गई है? तो फॉर्जरी बताई गई है सेक्शन 336 में। whoever commits forgery shall be punished with the imprisonment either description of term which may be extended 2 year, 2 साल तक हो सकता है या दोनों हो सकता है। ठीक है, फाइन भी लगा सकता है आप पे और साथ ही साथ इम्प्रिजनमेंट भी आपको दिया जाता है फॉर्जरी केस में। तो अगर आप देखेंगे तो हमने लगभग अगर आप देखें तो इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट सेक्शन जो भी हमारे बीएनएस के हैं, हम लोग उसको कवर करने की करीब में पहुंच चुके हैं। एक चीज़ और आप क्या रखना है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ठीक है, whoever threaten another person any means with the injury to person reputation property to whom appear interested with the intent to cause alarm person cause the person to any act which is not legally bound to commit any act which person legally entitled means avoiding execution of threat commit criminal intimidation। तो सेक्शन आपको इसका याद रखना है, सेक्शन 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 351 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, सेक्शन 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन याद रखिएगा, सेक्शन जरूर याद रखिएगा। फिर आपको एक सेक्शन याद रखना है डिफेमेशन, जो कि पहले 499 शायद था कि जो भी था पहले, उसको छोड़िए। अब आपको याद रखना है भारतीय न्याय संहिता में डिफेमेशन, मानहानि कहाँ डिफाइन की गई है? सेक्शन 356। मानहानि क्या होती है कि पब्लिकली डिस्क्लोज करना किसी व्यक्ति की रिपुटेशन के बारे में, ऐसा कुछ वर्ड या कोई, चाहे वो रिटेन ओरल कोई भी चीज़ प्रकार का कार्य कर रहे हो जिससे सामने वाले की जो रेपुटेशन है उसको ठेस पहुंच रही है, तो क्या है? मानहानि है। सेक्शन 356 में मानहानि के बारे में बात की गई है। अगला हमारा सेक्शन 357, 58 जो भी लास्ट सेक्शन हमारे बीएनएस के हैं, उसके बाद हमारा बीएनएस जो है वो समाप्त हो जाता है। तो सेक्शन 357 बात करता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू अटेंड सप्लाई रिपील एंड सेविंग, इन सब के बारे में बात है सेक्शन 357-58 में। एक सेक्शन और इसमें इंपॉर्टेंट है, सेक्शन शायद 354 है, एक सेक्शन हम देख रहे हैं कौन सा है यार, सेक्शन 353 हो गया, 351 हमने बता ही दिया आपको, 350 भी हो गया, क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो गया, 352 ये हो गया, 353, 354, 355, ये 355 एक इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसको भी आप याद रखेंगे। मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ए ड्रंकन पर्सन। देखिए सबसे छोटी सजा भैया इसी की है पूरे उसमें, हमारे पूरे भारतीय न्याय संहिता में सबसे छोटी सजा और कोई है तो सेक्शन 355 है, जिसमें कहा गया मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ए ड्रंकन पर्सन। अगर कोई व्यक्ति दारू पी के, मतलब या ड्रिंक करके अगर वो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रहा है तो उसके बारे में सजा क्या है? 24 घंटे कारावास उसको हो सकता है, समझ रहे हैं, इम्प्रिजनमेंट 24 आवर या फाइन 1000 रुपये या बौथ या कम्युनिटी सर्विस। तो इसको आप याद रखेंगे, सेक्शन 355 बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे छोटी सजा कौन सी है, 355 यहाँ पे याद रखेंगे, ड्रंकन पर्सन के द्वारा किया गया कृत्य। तो देखिए हमने इस वीडियो में BNS 2023 के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर कर दिए हैं। इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, 2-3 बार सुनेंगे तो आपको सारे सेक्शन जो है वो माइंड में उसकी मार्जिन नोट्स तो आपको याद ही हो जाएंगे। बाकी हमने जहाँ जरूरी था वहाँ पे डिस्क्लोज करके आपको बताया भी सारी चीज़ें कि जो भी इम्पोर्टेंट हमको लगा उन चीज़ को हमने डिफाइन भी किया है। तो आप इसको देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको इस वीडियो हेल्पफुल लगता है या हमारी मेहनत आपको सही लग रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं और एक कमेंट भी लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।